गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आप कहते हैं वेलकम। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वक्त जाया नहीं करना चाहिए, वक्त जाया होना नहीं चाहिए। लेकिन आज मेरा सवाल सवीन से है जी। और तो सवीन अब ऐसे किससे होता है? मोहल्ले वालों से? आप मोहल्लेदार ही हैं इस वक्त यहाँ पे। अच्छा, नेबर है मेरी आप यहाँ पे। सवाल क्या है वैसे? अब मैं सुबह सवाल जब मेरा उठती हूँ ये ना, सवीन, prepare कल होके आती आपने मुझसे अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, इफ यू रिमेंबर। हूँ। या मैंने इसमें 10-15 मिनट तो इन्वेस्ट किए होंगे, जाहिर है। तकरीबन 5 मिनट, प्लीज ओवर एग्जैजरेट ना करें। नहीं, 5 मिनट में प्लानिंग 5 होती है मिनट ना कि ऐसे आप खड़े मुझे खड़े बता। 3-4 तस्वीरें आपने बना दी थी एंड देन मैंने फिर अपनी मैंने colleague खड़े है खड़े हमारी, 4 मेरी तस्वीरें दोस्त बना दी थी, आमना, वो खड़े खड़े सभी को पसंद नहीं आई तो थी, मैंने फिर सभी आमना ने को खड़े खड़े 4 बुलाया। और बनवा ली थी और फिर बैठे बैठे 4 तस्वीरें लगा भी दी थी। मैं देख रहा था तस्वीरें एंड आई वाज लाइक, मैंने भी तो ये बनाई थी, क्या इसमें नॉट फर्क एट था? ऑल। बहुत फर्क था, एंगल का फर्क था और आपने हेडरूम नहीं See, दिया हुआ you था। can't satisfy her. नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें ये होती हैं जिसमें आपको ऑब्वियसली देखना होता है कि हेडरूम हो, आप अपलोड जब कर रहे हो, आपकी जी। पिक्चर अच्छे एंगल से ली गई हो, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी अच्छा, आज आप हमें बताएं एक अच्छा फोटोग्राफर आपकी नजर में क्या होता है? ये जानने की बहुत कोशिश करेंगे हम। अच्छा, एट द सेम टाइम शोएब, मैंने अक्सर लोग ये देखे हैं जो कि अपनी पिक्चर्स उनको पसंद ही नहीं आ रही होती। आपने किसी और को क्या देखना है? आप शीशा देख लिया करें। नहीं, मैं पिक्चर की बात करी थी, ठीक हाँ है? ना, मैं तो अपने आप अक्स की बात अरे करी थी। बाबा, तो मुझे अपने वैसे ही बड़ा आप को पसंद देख है। लिया करो कि तुम्हें नहीं समझ आती ना किसी की क्लिक की हुई पिक्चर। नहीं, मुझे पसंद आ जाती है। मैं तो इतनी पिक्चर्स अपलोड कर रही होती हूँ। मैं उन लोगों की बात करी, मैं इस वक्त एक फोबिया की बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके। जो एक कुछ लोगों को आई डोंट नो कि ऐसा क्या होता है, बट मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो कहते हैं हम पिक्चर्स नहीं बनवाते। वो तस्वीरों में आ भी नहीं रहे होते, ग्रुप पिक्चर्स भी होती हैं, वो उसमें से भी साइड पे हो जाते हैं, वो फोटोग्राफर बन जाते हैं। उसके अलावा जब पिक्चर उनकी अपलोड कर दी जाती है, वो कहते हैं हमारी पिक्चर डिलीट कर दें। और आप उनकी प्रोफाइल जब जाके देखते हैं, उन्होंने कोई पिक्चर अपलोड नहीं की हुई होती। ठीक है, वो पर्सनल रीजंस अपनी जगह पे होती है, मैं उनकी बात नहीं करी कि प्राइवेसी होती है, लोग नहीं करना चाह रहे होते, दैट इज समथिंग एल्स। बट मैं एक फोबिया की बात कर रही हूँ कि समहाउ उनके जहन में ये बैठा हुआ होता है कि उनकी तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी और वो उनकी पिक्चर्स कभी किसी को अच्छी लग नहीं सकती। इस पे वैसे हम एक सेगमेंट भी करना आई चाहिए। थिंक इसमें एक और कि क्या पर्सपेक्टिव कोई है डिसऑर्डर सभी। है? हाँ, और ये मैं सवाल रखना भी चाहिए। लेकिन शायद सभी इसमें कुछ लोग ये समझते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर करने से मुतालिक। मतलब दे डू हैव द पिक्चर्स बट वो शेयर नहीं करते, वो अपलोड नहीं करते, वो पोस्ट नहीं करते। होता भी है सोशल मीडिया पे, हम अक्सर देख भी रहे होते हैं, लेकिन उस पर लोग ये काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, नहीं सारी नज़र हमें ही क्यों लगनी है। हाय, ये बात भी है। लेकिन अच्छा शुएब, इससे एक बात मुझे ये याद आई है कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों की तस्वीरें ज़्यादा अपलोड ना करें। पता नहीं क्यों मेरे मेरे दिल में, मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट की थी और मतलब वो प्यारी सी बच्ची हमारे शो पे भी आई थी, मैंने उसकी पिक्चर अपलोड की और थोड़ी देर के बाद जब मुझे थोड़े से मैसेजेस आना शुरू हुए कि शी इज़ सो क्यूट एंड ऑल दैट, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। पता नहीं क्यों, समहाउ मैं बहुत बेचैन सी होगी और मुझे लगा कि बच्ची को नज़र भी लग सकती है। नज़र हमेशा हसद की नहीं होती, बुरी नहीं होती, बट नज़र है वो नज़र लग जाती है। अच्छा सभी, I think मैं हमेशा बच्चों को ज़्यादा लगती है। बच्चों को ही नज़र ज़्यादा लगती है। मैं ये आपको बताने लगी थी कि देखें, हसरत भी होती है ना बाज़ औक़ात, कभी हसरत की नज़र भी लग सकती है। वो हर लिहाज से, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि अच्छा इसका बच्चा हेल्दी है, कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, इसका बच्चा ज़्यादा प्यारा है, इसका रंग ऐसा है, इसकी आंखें ऐसी हैं, या सारे किसी के बच्चे पास प्यारे होते हैं, लेकिन हाँ वो नजर लग जाती है। नजर लग। मैं यही बात कर रही हूँ ना कि आप कंपैरिजन्स में आ जाते हैं। बच्चा तो हर बच्चा माशाल्लाह प्यारा होता है, लेकिन यही बात होती है कि आप हसद की, हसरत की, ये सारी नज़र, और या किसी की ये होता है कि औलाद ना भी हो तो ऑब्वियसली वो भी एक हसरत होती है ना कि काश मेरी भी औलाद हो। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे बच्चों के मामले में मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लगता है कि शायद उनको नज़र ज़्यादा लग सकती और मुझे ये भी होता है सबिन की पिक्चर देख के, जब आप फौरन से कहते हैं ना हाय कितनी प्यारी है, मुझे हाय भी है वो लग जाती है समटाइम। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो माशाल्लाह भी नहीं बोल रहे होते साथ। सो एक तो ये कि बच्चों पे क्योंकि हमारा बिलीफ है इस्लामिक के, हम कुछ सूरतें हैं ऑब्वियसली उनको पढ़ के बच्चों पे फूकते भी हैं और अच्छा है, वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है हमेशा कि अपने बच्चों की तस्वीरें ना अपलोड करें। यू डोंट हैव टू। अब बहुत एक, क्योंकि मुझे लगता है प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी। सेकेंडली ये कि लोग जज नहीं करते आपके बच्चों को। तीसरा ये कि वो नज़र से बहुत बच सकते हैं। ऐसे ही है। और जब मैंने कभी अपलोड की ना सभी पिक्चर, अब तो बहुत टाइम से मैं भी बच्चों की नहीं कर रहा अपलोड, तो मुझे फ़ौरन से मेरी फैमिली भी, मेरे फ्रेंड्स भी, नहीं अपलोड मत किया करो, अपलोड मत किया करो। तो मैंने फिर छोड़ दिया अपलोड करना। मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया इस बारे में कि स्टोरी या पोस्ट में बहुत ही कम। तो बहुत कम तो चलो एक अलग बात होती है कि ठीक है कभी कभार आपने कर, वो जो एक पूरा होता है ना कि मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ कि मैं कहती हूँ ये बात, सॉरी टू से, बट आपकी औलाद है वो कंटेंट नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि आप सोशल मीडिया यूजर्स, अक्सर इन्फ्लुएंसर्स और
आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो आपको कोई नहीं रोक रहा, बट हम अपना सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करें एंड किसी को नेम नहीं करें यहाँ पे, किसी को बैश नहीं करें, बट स्टिल नज़र के पर्सपेक्टिव से हम ये सिर्फ बात करें कि आप जब हर वक्त हर चीज़ अपलोड करते हैं ना, उनके अभी खाना खाया, अभी मेरा बच्चा उठ गया, मेरा बच्चा स्कूल में गया, नई चीज़ ली, मेरे बच्चे ने पहला लफ्ज़ बोलना शुरू किया, पहला स्टेप लेना शुरू किया, अभी इसने ये बात बोली, अभी इसने वो बात बोली, मतलब वो बच्चा चलता फिरता कंटेंट होता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि उस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन उसके बारे में क्या कमेंट करे। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कमेंट इस तरीके के कर रहे होते हैं, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसका सर नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एंड ऑल दिस कमेंट्स, आई मीन ये तो पेरेंट्स को बहुत परेशान करता है। एब्सोल्युटली ऐसे है। तो आज का हमारा मौजू भी यही था। अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से मौजूआत पे करेंगे बात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं, जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे होते हैं तो ऐसे में बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो हमारे सामने आ रहे होते हैं, और एक और ऐसे टैलेंटेड नौजवान को आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है जो कि बहुत अच्छा कंटेंट यानी आज इस सेट पे दो नौजवान हैं, एक आप हैं और एक वो साहब है जिनका भी हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। बाजी। खुश अब आप जी। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बाजी से कभी कभी खुश होते हैं तो आज खुश हो गए। अच्छा, इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, फैशन पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस होती हैं काफी ज्यादा। सो बहुत अच्छी बात ये है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बनता जा रहा है। सो इट्स रियली गुड कि अब नए नए एवेन्यूज जो हैं वो जो यंगस्टर्स हैं हमारे वो खुद तलाश इन्होंने कहीं करने जाके लगे सीवी हैं। ड्रॉप नहीं करनी पड़ती, कहीं हाँ, इंटरव्यू देना लेकिन पड़ता, it कहीं takes a जॉब lot of- ढूंढनी नहीं पड़ती। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट Yes. कि आपको एक एक ब्रांड को मुतमईन करना है कि ठीक है आपकी ब्रांड इंडोर्समेंट जो है वो ठीक हुई है, एंड देन ऑब्वियसली वो पैसा वो अच्छे से वसूली कराते अच्छा, मुझे लगता है सबीन, इफ यू हैव अ गुड फॉलोइंग और आप कंटेंट एक अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, आपकी रीच अच्छी है, तो फिर वो ब्रांड आप पे डिपेंडेंट होता है कि वो- आप कैसा कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो सेटिस्फाई होता है क्योंकि उसके पता रीच अच्छी है। लेकिन वो रीच के लिए बड़ी एफर्ट पुट करनी है, फिर उस रीच को मेंटेन रखना एक बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि रीच तो आ गई लेकिन आपने उसको इतना maintain रीच ना करो, मुझे रीच याद आ जाता है। आपको रीच आ जाता है। तो हम आपको जरा ये याद नहीं कराते, हमारे साथ मौजूद हैं जी हारिस खान, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हारिस? I'm good. हारिस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कितना अरसा हो गया आपको उस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में? कंटेंट क्रिएशन ये कुछ प्लान्ड नहीं था। Okay. आई यूज्ड टू डू जॉब 1 साल पहले, और फिर उसके बाद मैंने एक बेसिकली फेक ऐड बनाया था। ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। मैंने एक फेक ऐड बनाया था, वो एकदम से लोगों को पता चला कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसको देखते देखते ब्रांड्स ने अप्रोच किया, Okay. एंड फिर इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ओके, जॉब तो क्या फिर कर रहे थे? जॉब में एक एजुकेशन सेक्टर में था। ठीक है। उसे कहते हैं कि नॉर्मल सी किसी से। राइट, लेकिन फेक एड से क्या मतलब? दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस। व्हाट वाज दैट फेक एड? ब्रांड का नाम लिया वगैरह अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं। Okay. ओके, एक अटेंशन ग्रैब करनी ब्रांड की। अब क्योंकि मुझे एड्स में आने का शौक था, तो मैंने Okay. कहा एड्स में आ नहीं सकते तो अपना एड खुद बना लेते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा एक मौका था मेरे पास एक ब्रांड्स की अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ करके नहीं दिखाते तब तक लोगों को नहीं पता होता कि आप क्या कर सकते हैं ठीक है। एक्चुअली। तो वो चीज़ मैंने करके दिखाई है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ लोगों को पसंद आई है। फिर उस तरह से मेरी ब्रांड जर्नी स्टार्ट हुई है, मुझे ब्रांड्स मिलने लगे हैं, कोलैबोरेशंस मिलने लगी हैं। तो इस तरह से मैंने फिर काम अपनी निश में स्टार्ट कर दिया ओके, था। तो ब्रांड ने कुछ कहा तो नहीं था? नो, इट वाज एन इंटरनेशनल ब्रांड। ओके, Okay, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन चलें। ये है कि उसकी वजह से देखें नेशनल ब्रांड्स ने आपको अप्रोच कर अच्छा, लिया। कितनी रीच उससे बड़ी थी? मैं इस वजह से पूछना चाह रही हूँ कि एक पता चले कि एक चीज़ जब वायरल होती है तो करीब आप कितने फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। कितने फॉलोअर्स थे आपके और कितने फॉलोअर्स हो गए थे? अच्छा, बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, आपकी रीच होना मस्ट है, बट द थिंग इज के कंटेंट क्रिएशन में मैं फोकस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे, प्रोडक्शन पे, एडिटिंग पे। तो आपको बेहतर पता है आजकल जो सिंपल शॉर्ट रील्स जो होती हैं, रिलेटेबल रील्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चलती ऐसा ही हैं। है।
और वो मैं नहीं बना पाता क्योंकि मैं जो अपना जितना भी टाइम है वो सारा कुछ एक कंटेंट पर लगा देता हूँ। तकरीबन एक कंटेंट को बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, ओके अब मज़े की बात यह है कि स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैं करता हूँ, एडिटिंग भी मैं करता हूँ, और शूट भी मैं करता हूँ, डायरेक्टिंग भी मैं करता हूँ, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। तो Right. मेरे लिए वो दूसरा कंटेंट बनाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से व्यूज़ लेना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे वेरी डिफिकल्ट वैसे सब हाँ। सारी जॉब्स आपने एक एक चीज को खुद से सीखना है एंड देन ब्रांड को सेटिस्फाई करना, आई थिंक ये बड़ा मुश्किल काम भी हो एग्जैक्टली जाता ऐसे है। ही है। सही तो ये है। आपने प्रॉपर्ली सीखा या बस विद टाइम आ गया आपको कि अच्छा मुझे बस आ गया एडिटिंग था। ऐसे करनी है? मैं वीडियो एडिटर था पहले। अच्छा, ओके, तो So- इसलिए एडिटिंग तो आपको आती थी, सो आपने कहा इसको मैं अपने ऊपर यूज कर लेता हूँ, बजाय ऐसे मैं किसी के लिए वीडियो बनाऊंगा, शूट Exactly. करूंगा, एडिट करूंगा, तो मैं मॉडल खुद क्यों नहीं हो सकता उसका? अच्छा, ऐसे में इसको ये समझना कि राइट टाइम टू पोस्ट, ज़रा इंस्टाग्राम का अपना एक टाइम है, आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है, इसको भी समझा या बस उस पर आप कहते हैं कि नहीं आ जाएगी, रीच आएगी, कंटेंट अच्छा जाए, रीच आएगी? अच्छा, टाइम एक होना चाहिए एक पोस्ट करने का, बट अभी यूँ है कि मैंने परसों रात के टाइम पे 12 बजे रील पोस्ट की है और वो सुबह तक 1.5 मिलियन उस पर आ गए हैं। देखा, सारे जवान उठे हुए हैं, रात को सो नहीं रहे। तो ये एक रीज़न है। वैसे मैं ऑफ कंटेंट नहीं बनाता होता जैसे कि कोई रिलेटेबल होता है, क्योंकि आई थिंक वो मेरी नीश का नहीं है, बट बनाना चाहिए जस्ट फॉर द एंगेजमेंट एंड टू गेट क्योंकि रीच हमने एंड देखा आ रहे इवन बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स जो कि बड़ी नीश उनकी डिफरेंट है, लेकिन वो जो टॉपिक उस वक्त मौजूद चल रहा था उस पर लाजमी बात करते हैं, वो स्टोरी हो या वीडियो हो, उस पर लाजमी करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इस पे हमें अपना शेयर चाहिए रीच का, वरना हम रिलेटेबल नहीं रहेंगे। देखिए वो कंट्रोवर्सीज में हाँ, जाते हैं ना। कंट्रोवर्सीज में है। कंट्रोवर्सीज वाला काम तो हमारा नहीं है। मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई किसी के साथ नहीं होता कि मैं किसी को बैश करूं या किसी को कुछ कहूं। हाँ, सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हम कुछ ना कुछ कर देते हैं, मतलब बट सोशल नॉट फॉर द इश्यूज पे व्यूज। बात नहीं करते आप लोग? नो। अच्छा, ऐसे में प्रेशर फील होता है बिकॉज हमने देखा कि कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है तो लोगों की तरफ से ये चीज आती है कि कि आप ये क्यों नहीं इस पे बोल रहे? एग्जैक्टली कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो आपने फलानी चीज के बारे में बात क्यों नहीं की, और वो इतनी बैशिंग हो जाती है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं या आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत या ज़्यादा ऐसा social- होता है, ऐसा होता है, बहुत लोग करते हैं, बिकॉज लोगों के पास और कोई काम नहीं होता और दे वर लाइक आपने इस बारे में बात क्यों नहीं की, आपने इस बारे में बात क्यों नहीं की, क्योंकि आई थिंक सबकी जिम्मेदारी है उस चीज़ को ठीक करने की। हमारे बात करने से फ़र्क पड़ता है, बट आई थिंक जब तक हम अपने आप पर खुद वर्किंग नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ से कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं यहाँ पे बैठ के बोलता जाऊँ कि इंसान को फील नहीं होगा, कुछ भी उस पर असर नहीं होगा जब तक वो खुद उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसको। एग्जैक्टली। दैट्स वेरी ट्रू। डीएम तो भरा होगा आपका किस चीज़ से? मैसेजेस से? कौन से मैसेज? ये तो आप बताएंगे मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे नहीं कह रहे कि फिर भेजने ठहर ना, वाले वाली मुझे मेरा क्या मसला, मैं अगला सवाल कर लूंगा। जरूर जरूर। प्रपोजल्स कितने आए हैं डीएम में? डायरेक्ट प्रपोजल, विल यू मैरी मी? देखिए ये इन चीज़ों पे तो मैं बिलीव नहीं करता। नहीं, मैं बिलीव कर, तो नहीं, हम भी नहीं हम तो करते। ये पूछ रहे हैं हम कि कौन सा कितने कह रहे हैं आए? कि फाइंड गेस एंड लेट्स गेट मैरिड? मैसेजेस पूछ रहा हूँ कितने इस तरह के आते हैं। अनगिनत। अभी अनगिनत। 2 मिनट पहले क्या कहा था इसने? कौन से मैसेजेस? नहीं, किस तरह के मैसेजेस? किस तरह के messages? क्या बात कर रहे हैं आप? इतने मैं तो मासूम एलियन मेरा हूँ, भाई। मैं तो मार्स से आया हूँ। मैं तो डीएम में जाता ही नहीं हूँ, मैंने वहां कुंडी लगाई हुई है, ताला लगा के चंद बार फेंक दी नहीं, है। मैं सिर्फ ब्रांड्स की डीएम्स एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, या नहीं ये तो हम ये नहीं पूछ रहे थे कि आप एक्सेप्ट करते हैं, हम ये पूछ रहे थे कि डीएम्स कितने आते हैं, दैट्स इट। डीएम्स आते हैं थोड़े बहुत, बस कोई इतना नहीं, ज़्यादा 4 डीएम पढ़े ना जरा भी निकाल के। लेट्स डू दिस जी। नाम नहीं लेना आपने, किसका मैसेज है, सिर्फ मैसेज exactly. पढ़ने हैं चलें आपने। जी, ये एक्टिविटी और आज वो करते हैं। मैसेजेस जो सुनाए जा सकें। पहले खुद पढ़ लीजिए। सो हारिस ने अभी अपना डीएम खोले। लास्ट 5 मैसेज आपने बताने हैं जो कि आपने एक्सेप्ट नहीं किए, मैसेज रिक्वेस्ट में जाके, कि हारिस को किस तरह के मैसेज आए हुए हैं। शिवा से हो सकता है आपसे बदला लेंगे बाद में कोई ना कोई। अच्छा नहीं कर रहे आप ये वैसे। मैंने तो मैसेज कोई नहीं किया। इतने ज़्यादा नहीं आते। Okay. स्किन क्लियर स्किन का राज बताओ जल्दी से, वांट है। गेट रिड ऑफ एक्ने, ट्राइड। हाँ तो बस इस बताएं ना, तरह का। बताएं, साथ जवाब भी देते रहे। पानी पिए। ठीक है, पानी पिए, ठीक है। That's all. Next. ठीक है, नेक्स्ट। मैं उठ के वहां ना आ जाऊं। क्यूटी हो आप। आई एम नॉट। ओह उसका जवाब मिल गया, आई एम नॉट। ओके ओके, अलग अलग किस्म के मैं बता नहीं सकता, सॉरी। ओके फिर ठीक है, अच्छी बात है। ये 2 ही मैसेज बताने वाले थे, बाकी बताने वाले नहीं बाकी थे। बताने वाले नहीं है।
So, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते वो मैसेजेस? नो। कोई ऐसा कमेंट जो कि आपको लगता हो कि ऐसा कमेंट ने आपको डिस्टर्ब किया या कि डजंट मैटर कमेंट जैसा मर्जी, बिकॉज़ इट्स अ पब्लिक प्रोफाइल, नो मैटर व्हाट कमेंट्स होंगे? अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अच्छा। बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया पे आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मैं नहीं हूँ इन एक्चुअली। ओके, मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर सकता यानी आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ पे असर होता है उसका? हूँ, कह सकते हैं। Okay. बट द थिंग इज़ के मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ना फील होती हैं। अब क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, उसके बावजूद आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर नो रीज़न। जब आप फेमस होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको अच्छे भी कमेंट्स आते हैं, बुरे भी ऐसा ही आते हैं। है। अब अच्छे तो अच्छे लगते हैं, बुरे मैं बर्दाश्त नहीं कर नहीं, सकता। सादी बात है, अच्छे अच्छे लगते हैं, बुरे बुरे लगते हैं, खत्म बुरे बात। लगते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। लोग Okay. कहते हैं ठीक है, इग्नोर करो, लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। अब व्हाट डू यू डू देन? डिलीट कर देता हूँ, या मैं उनको बहुत गंदा जवाब दे देता हूँ फ्रस्ट्रेशन दोनों निकालने के ऑप्शंस लिए। भाई नहीं, के ऐसे पास है। डिलीट कर देना, आई थिंक इग्नोर करना है, डिलीट करना इज बेटर। वो बेटर है इंस्टेड ऑफ आप क्योंकि क्योंकि मुझे लगता जवाब है कि देने से आप तुमको अटेंशन मिल जाती है। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग कर भी इसीलिए रहे Attention होते हैं चाहिए सारी होती है। चीजें। लोगों को पता चल जाता है कि आप जिस चीज़ से तंग हो रहे हो तो आपको दोबारा करते हैं। That's ठीक है, true. तो आई थिंक ये फैमिली की तरफ से कभी कोई कमेंट ऐसा मिला हो कि हारिस क्या कर रहे हो, हर वक्त सोशल मीडिया पे रहते हो, हर वक्त ऐसा कंटेंट क्रिएट करते रहते हो, कोई ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि आपने उनको तो बैठ के कि समझाई पढ़ाई पे बताई? तवज्जो नहीं देते? अक्सर हम यही देख रहे होते हैं कि यंगस्टर्स को exactly. पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि किन चक्रों में लग गए हो, पढ़ो लिखो ये बनोगे। क्या नहीं, मेरे मतलब आप- पेरेंट्स इस तरह का कुछ नहीं मुझे कहते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मेरी जर्नी थोड़ी सी स्ट्रगल वाली है। ठीक है। वो इस तरह की है कि क्योंकि मैं जब जॉब करता था उस टाइम पे मेरी सैलरी 10,000 पर मंथ होती थी, ठीक है, और उस पे मैं काम किया करता था, तो पेरेंट्स को यूँ लगता था कि हाँ ठीक है सब चल रहा है। ओके, फिर एक दिन मुझे कोलैबोरेशंस आने लगी, काम करने लगे, क्योंकि शौक था इस चीज़ का, सही। अपने शौक को तो फॉलो करना था। लेकिन ये था कि मैंने एक जॉब को अपना छोड़ा नहीं था, मैंने सही। जॉब भी की है, साथ साथ ये सारे काम भी किए हैं। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जॉब छोड़ के, सारे काम छोड़ के वो एक चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, तो सारी कश्तियाँ डुबा के मैंने वो काम नहीं किया। ठीक, तो ये स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए। पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स वैसे भी मुझे तंग नहीं करते, लेकिन वो चीज़ उनके लिए काफ़ी इंप्रेसिव थी। कहते हैं अच्छा इस चीज़ से भी कुछ हो सकता है। Okay. क्योंकि आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे से जॉब वगैरह का चलता आ रहा है, सही जॉब है। एंड 9 to 5 एंड ऑल। तो मुझे 9 to 5 पसंद नहीं थी, मेरी बनती नहीं है 9 to 5 से। ठीक है। मैंने भी जॉब की है तकरीबन 2 months और उसके बाद खत्म, फिर उसके बाद Alright. ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। जनरली हारिस पेरेंट्स सपोर्टिव होते ही हैं, Exactly, आप बहुत मना भी supportive लेते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको डिफरेंट प्रोफेशन चूज करना चाहते हो। मसला आता है पेरेंट्स के बाहर का, फैमिली का, हाँ। एक्सटेंडेड फैमिली का, वहां से भी समटाइम्स फुप्पो का, पेरेंट्स को प्रेशर भी आ जाता है। खाला का। एग्जैक्टली देखें, जब तक अगेन आप जब तक कोई चीज़ करके नहीं दिखाते ठीक ना, है। तब तक आपको कोई भी उस चीज़ पर बिलीव नहीं करता। ओके, बिकॉज आई वांट टू शेयर वन थिंग। मैंने रिसेंटली इसी कंटेंट क्रिएशन से अपनी गाड़ी ली है। माशाल्लाह। तो पुरानी है बट लाइक लेकिन अपनी है, जैसी भी है। देखें, पहली गाड़ी है, अपनी कमाई से ली है, 1.5 साल से आप सोशल मीडिया पर आए हैं, आपने मेहनत किया, एक एक रील के लिए आपने 2-2 3 दिन लगाए हैं, तब जाके आपने गाड़ी देखिए, ली है। तो मेहनत ये तो जो मेहनत है आपके ना। अंदर एक अचीवमेंट है ना कि मैंने खुद अपने पैसों से गाड़ी ली है, नो मैटर किस मॉडल की गाड़ी, दैट डजंट मैटर, अपनी गाड़ी है यार। बस वो चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उसके बाद मेरी फैमिली को पता चलने लग गया कि करते क्या हो तुम। फिर उसके गाड़ी बाद- कैसे ले लिया तुमने? ये कैसे ले लिया तुमने? कि तुम तो इंस्टाग्राम पे बस हमें नजर आते हो। हाँ, उनको यूँ लगता है कि हम सिर्फ वीडियोस वगैरह बना के सारा कुछ ऐसे हाँ। ऐसे करते हैं। हाँ जी, ये प्रोडक्ट है, ये है, ऐसे है, वैसे है। नहीं, तो उनको ये लगता होगा सिर्फ प्रोडक्ट लेते होंगे, ऑब्वियसली वो चार्ज नहीं करते उसके। अच्छा, ये कहीं भी ना बहुत कहीं बड़ा ये भी, मसला है वैसे हाँ अच्छा नहीं, वो तो पाकिस्तान ब्रांड्स का मसला है ये बहुत बड़ा कि आप ये कर दें, हम आपको हमारे प्रोडक्ट्स आप रख लें, आपके प्रोडक्ट 15-20 नहीं, ये हज़ार के मसला होंगे ब्रांड्स का maximum, तो है, या ये कुछ मसला कुछ हमारा भी है ना कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हाँ। एक्सेप्ट ना करें, जिस Accept नहीं करना नहीं चाहिए। करते नहीं होंगे करते, accept। बड़े लोग नहीं हाँ, करते। नहीं ना, मैं कह रहा हूँ किसी को भी नहीं करना चाहिए, भी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज जब आप ये करते हैं तो आप बाकी सबकी मार्केट भी खराब कर रहे हैं। ऐसा ही है। हाँ आपको कभी भी अपनी मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए किसी के लिए, फ्री में काम नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ पर believe Never करता ever हारिस, offer मेरा ख्याल है services for free. आपके साथ भी मेरा ख्याल है वो वाला केस होगा कि कभी आपका रिश्ता जब लेने के लिए जाएंगे तो वो पूछेंगे कि शर्माया लड़का, क्या शर्माया। क्या करते हो, लड़का तो आप शर्माया। कहेंगे इन्फ्लुएंसर हूँ, फिर लेकिन अगले फिर सवाल ये होगा लेकिन आखिर करते क्या हो। अक्सर हमारे हो म्यूजिशियंस चुका जो है। हैं, हो चुका है? हूँ। Yes. ओके ये क्या क्या हुआ स्टोरी है? हो चुका है ऐसा। दे वर लाइक कि यार अच्छा इन्फ्लुएंसर हो लेकिन जॉब क्या करते हो? भाई मैं इन्फ्लुएंसर ज़्यादा बेहतर हूँ, जॉब तो फिर जॉब है। रिश्ता हो गया कि नहीं हुआ ये बताया? मेरा नहीं हुआ अभी तक। इसी बात पे नहीं हुआ कि उन्होंने कहा करता कुछ नहीं है। यस
तो पसंद की जगह पे आपने माँ नहीं बाप नहीं, को भेजा पसंद की था। जगह पर नहीं, वो एक अरेंज मैरिज वाला सीन था, तो वो चीज़ मैंने चलिए वो तो फिर डजंट मैटर ना, कोई Exactly. बात नहीं। हाँ। पसंद की रिश्ता अच्छा, उस पे हारिस ने भी एफर्ट पुट नहीं की ना, इसने कहा अरेंज मैरिज है, इसने कहा ना करो, उम्मीद मैंने रखें। करनी नहीं है, आगे आई उम्मीद नीड सम रखें। मोर टाइम टू फाइंड माय सोलमेट। एग्जैक्टली। ये भी हो जाता है। चले जी। अच्छा हारिस, लास्ट में ये जरूर बताएं कि गोल क्या सेट किए हुए हैं, क्या अचीव करना आगे चल के, क्या इसी फील्ड को फॉलो करना है? बिकॉज देखिए ये है तो सही एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, बट स्टिल इट्स वेरी अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल। तो क्या साथ इसके अलावा कोई और काम भी शुरू करने का इरादा है? जी इंशाल्लाह, क्योंकि देखें ये भी एक बबल की तरह है, एक ना एक दिन इसने भी Pop हो फट ही जाएगा। जाना है, पॉपअप हो जाता है ये एक ना एक दिन। तो क्योंकि अब इस चीज़ को जितना जल्दी आप कैश आउट करते हो, आप देखें आपने एफर्ट्स वगैरह पुट करनी है, आप जितना जल्दी एक चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो तो आप उससे उस चीज़ को कैश आउट कर लो एज सून एज पॉसिबल, फिर उसके बाद आप डिफरेंट चीज़ों को देखो। मैंने सोचा हुआ है इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ करना है, क्योंकि सिर्फ यही तो नहीं करना, क्योंकि अब ये जो इन्फ्लुएंसिंग है लोगों को ये लगता है कि ये लॉन्ग टर्म की बेस पर है और लोग इस चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं। इस Which is चीज़ पे wrong. डिपेंड नहीं होना, ये चीज़ ठीक इस तरह से नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ लोग नहीं होते, डिपेंड होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ के पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं है कि फ़ोन उठा के आप बस वीडियो बना दें, हाय हेलो आई एम डूइंग दिस एंड दैट, तो उस चीज़ से वो चीज़ बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है। सोशल मीडिया को मेंटेन करने के लिए आप बहुत जल्दी ऊपर भी बहुत जल्दी चले जाते हो और गिरते हो तो बहुत बुरी तरह गिरते हो, फिर आपकी वो इज्जत जो पहले वाली होती है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट Exactly. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये Acting चीज़ करनी रिस्की है। Plan है? यस, ओके। शौक है, इंशाल्लाह, बॉय बहुत को ज़्यादा। का शौक है। इंशाल्लाह। फेवरेट एक्टर कौन है फिरोज, और फेवरेट एक्ट्रेस? एक्चुअली माइंड में बहुत ज्यादा नाम आए हैं, तो वो एक में से एक निकालना नहीं चाहते कोई, हैं। हाँ कोई एक जो हानिया। हानिया आमिर आपको बात ठीक है जी। वी रियली होप कि आपको हाँ। आगे चल के कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो फिरोज खान के साथ और साथ में हानिया आमिर के साथ इंशाल्लाह। मिले। फिरोज ना हो ना, ये हो ना, क्या? फिरोज की जगह ये हो। चले स्टार्ट के लिए एक अच्छा होता है ना कि एक आपको अच्छा एक क्या पता वो हानिया के भाई का रोल ना अदा करना चाहते हो। भाई का रोल हानिया, ठीक है, मतलब इट्स फाइन। हाँ पूछो ना, पूछो। नहीं नहीं, भाई का रोल मैं नहीं अदा कर सकता। इसीलिए मैंने कहा फिरोज ना हो, इसीलिए मैंने कहा था फिरोज ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं क्लाइमेट के हवाले से। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो फैक्टर्स का जिक्र किया जाता है तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंस्ट्रक्शन का, कि किस तरीके से हमने किसी भी जगह को प्लान किया है। हम हमेशा अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, लोग ऑब्वियसली शहरों में आते हैं, यहाँ पर बसते हैं। एट द सेम टाइम हम देख रहे होते हैं नई नई सोसाइटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी सोसाइटीज़ हमने ऐसी देखी हैं जिनकी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही होती। और आप खुद जब जाते हैं उनमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हैं, आप रहना शुरू करते हैं, और जब आप रहते हैं वहाँ पे तो आप हैरान हो जाते हैं कि कैसे कोई प्लानिंग नहीं की गई। लेट्स सपोज रेजिडेंशियल एरिया एक तरफ है, उसी के बीच में जो है आपने कमर्शियल एरिया बना दिया है, और ऑब्वियसली कमर्शियल एरिया से इतनी देर तक ट्रैफिक के गुजरते गुजरते आपको प्रॉपर जो है वो अपने घर तक पहुंचना पड़ता है। तो ऑब्वियसली सहूलियात के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, ओवरऑल फैसिलिटीज़ के लिहाज से हम अगर देखें तो जाहिर सी बात है अगर अर्बन प्लानिंग प्लानिंग नहीं की गई तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट होता है। और इस वक्त भी जिस तरह हम हालिया सैलाब की सिचुएशन हमने देखी, इसमें भी हमने देखा नेचर का इतना कसूर नहीं था जितना कसूर हमारा अपना था, क्योंकि हम जो है नेचर के रास्ते में आए थे। ऐसे ही है। नेचर तो अपने रास्ते से गुजरा, उसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हमने नेचर को डिस्टर्ब किया हुआ, तो उसने अपना रास्ता बनाना है और उसने अपना रास्ता बनाया। और इसका एक भारी कीमत जो है इसकी हम सबको चुकानी पड़ी। और हम कई सालों से चुका रहे हैं सदी। और हाँ, लेकिन हम सीख नहीं रहे ना। हाँ, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। मुझे लगता है कि सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हाँ तेज़ी के साथ हमें उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। जो सभी आपने बात की ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
पुअर प्लानिंग के साथ एंड नो प्लानिंग के साथ जो कंस्ट्रक्शन हुई है उससे हमें बड़ा नुकसान हो, लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि जो नए टाउन्स बन रहे हैं, जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो डेवलप हो रही हैं, नए नए फेज जो आ रहे हैं अपनी अपनी सोसाइटीज़ के, वो बड़े प्लान्ड आ रहे हैं क्लाइमेट के परस्पेक्टिव से भी, अदरवाइज भी नेशनल जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ होते हैं उसको देखते हुए, समझते हुए, सीखते हुए हम उसको प्लान कर रहे होते हैं। सो आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे कि कैसे अर्बन प्लानिंग और कैसे टाउन प्लानिंग हमारे लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमें काम करना है और जिस पे हमें बात भी करनी है। हमारे साथ एक ज़बरदस्त कपल मौजूद है, दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो टाउन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग पे है। मुख्तलिफ उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हैं, उनका बहुत सा काम जो कि प्राइवेट सेटअप के साथ भी है। सो आज हम उनसे अपनी मुलाकात भी कराएंगे, कैसे वो इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, कैसे वो इसको संजीदा लेते हुए आगे चल रहे हैं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। वी हैव विद अस सैयद रिजवान मुनीर साहब, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर हैं और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल के तौर पर वाबस्ता हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। साथ उनकी जो मिसेज हैं फौजिया रिजवान साहिबा, यूर ऑल्सो टाउन प्लानर, जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ आपने काम किया है, दहाइयों का तजर्बा माशाल्लाह आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जब दोनों को, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये साथ कब से है, कब से शुरुआत हुई? ये सवाल हमें अक्सर हाँ, तो हमने कहा हम शुरुआत इससे करेंगे ताकि हम एक केमिस्ट्री दिखा सके और उसके बाद किस तरीके से आप दोनों फील्ड में भी एक्सेल करें। हाँ, ये प्लानिंग कैसे हुई थी? हाँ, अर्बन प्लानिंग तो हो जाएगी बाद में। हम दोनों स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी में। अर्बन प्लानिंग हम दोनों ने की है, बैचलर्स दोनों ने इकट्ठे किया। अर्बन प्लानिंग की थी वहाँ पे? जी अर्बन प्लानिंग बस वहीं से हम इकट्ठे हैं। That was back in 2002. We started the journey. Degree from UET Lahore. ये प्लानिंग स्टार्ट किसने की थी? ये वाली प्लानिंग हमने स्टार्ट की थी। I would be नहीं, responsible. रिश्ते वाली प्लानिंग इन्होंने प्रपोज किया था आपको। Yes. मतलब पहले दिन ही प्रपोज कर दिया था? No. It took some time. 30, And to be honest, it's our work relationship जो इतना Okay. ज़्यादा इकट्ठे अच्छा, काम क्या करते चीज थी करते। जो आपको इनके ट्रैक जिस पे आपने सोचा कि प्रपोज कर देते हैं? हम टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन नहीं, हम टॉपिक पे ही हैं क्योंकि ये भी बड़ी जरूरी चीज है। प्लानिंग लोगों को- जरूरी है। नहीं, लोगों को ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो लोग मिलके, एक कपल मिलके किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री भी तो हमें दिखानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम इकट्ठे काम करते रहे। And I think that was the actual basis. We clicked. We shared the same ideas on different assignments and projects, and that turned into. यानी डिग्री के बाद की बात है? ये डिग्री के बीच की बात। डिग्री के बीच की बात है। एक्चुअली ये था कि फर्स्ट ईयर से ही ना वी वर बोथ थोड़ा प्रोमिनेंट थे क्लास में, सही। ग्रुप लीडर्स होते थे इस ठीक तरह। है। फिर इस तरह करते करते वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ओके। इन ग्रुप्स एंड तो क्लास के दो ब्राइट स्टूडेंट्स एक स्टार बन गए। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब माशाल्लाह। ग्रेजुएशन के बाद We started our careers फैमिलीज and- एग्रीड एंड और आराम से कोई मसला ही नहीं हुआ। नहीं We अल्हम्दुलिल्लाह are fortunate enough. ये कैसे हो गया? ये वैसे तो बड़ा मजा काम नहीं भी आया। वैसे ही होता है, कोई थ्रिल ना हो तो क्या किसी फायदा? एक तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस आई होगी ना कुछ हल्की फुल्की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा हमें कोई इतना ज्यादा चैलेंज फेस ज़ाहिर है आप इतने ब्राइट, वो भी इतनी ब्राइट, आपकी फैमिली ने भी कहा इससे अच्छा हमें क्या Thanks to our मिलेगा? parents. आपकी फैमिली ने कहा ब्राइट स्टूडेंट भी दे वर है। लाइक अच्छा ठीक है, ओके फैमिलीज मिली एंड फैमिलीज वर हैप्पी टुगेदर Okay. अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा देखिए, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है कि कोई मसला क्रिएट करने वाला नहीं होता, तो ये अच्छा है कि वो एनर्जीज जो है वो आप अपने रिश्ते में इन्वेस्ट कर देना, कि ये कि माँ बाप को या सबको मनाने में उम्रें निकल जाती हैं अक्सर औकात, हम देख रहे होते हैं थ्रू आउट। अच्छा, सो फील्ड में किस तरीके से आप दोनों एंटर हुए, फिर साथ काम करना किस तरीके से शुरू किया, जरा अपनी जर्नी के बारे में Okay, we started our career from बल्कि UET से ही स्टार्ट हो गया था। Okay. We are very much fortunate enough कि हमें UET में बहुत अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ने का हमें मौका मिला। स्पेशली अल्लाह जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अब्बास अंजुम के ने बड़ी ख़ास तवज्जो दी। ही बिलीव्ड इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एकेडेमिया के साथ साथ ही इंगेज्ड अस इन डिफरेंट लाइफ प्रोजेक्ट्स हैपनिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड माई कैरियर एंटायरली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। मुझे फिजिकल डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप था। आई थिंक हमें यहाँ पे एक चीज़ और ही मेंशन करनी Yeah, sure. चाहिए। जब हम फाइनल ईयर में थे तो इंटरव्यूज होते हैं ना, जिस तरह वो आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरव्यू करती हैं, उस तरह हमारे डिपार्टमेंट में एक प्राइवेट कंपनी थी, आर्किटेक्चर की फर्म थी, और कुछ वो प्लानिंग का काम उन्होंने शुरू किया था। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने इंटरव्यू किया एंड दे वर सपोज टू हैव वन एम्प्लॉई इन लाहौर, और बहुत हमारी सारी क्लास ने काफ़ी लोगों ने उस पर अप्लाई किया। तो We applied in the together? end, हमने इकट्ठे इंटरव्यू दिया, हमारा एक ही थीसिस था, सब कुछ था, Okay. एंड वी वर लाइक हम इकट्ठे इंटरव्यू देंगे ही, एंड ही वाज वेरी गुड कि उन्होंने हमारा हाँ। इंटरव्यू
देखें कि एक तो डॉक्यूमेंट सारे देखे जाएं, एट द सेम टाइम प्लानिंग उस सोसाइटी की जरूर देखें कि उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, क्या कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने 10-10 साल के बाद भी, क्योंकि देखिए जब आप किसी दरिया का, नदी नाले का, आप नेचर का रास्ता जहाँ रोकेंगे ना, नेचर ने वहां से गुजरना है, वो अपनी जगह नहीं भूलती कभी। वेरी राइट। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो खरीदार है, किराएदार भी जरा ध्यान किया करें, क्योंकि अक्सर चीजें सामने ऐसी भी आ फिर जाती वो हैं। शोर मचाते हैं निकल के ना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो सो आप जहाँ जहाँ घर ले रहे हो तो किराएदारों आपको को भी देखना चाहिए कि आप किस जगह पे घर ले रहे हैं। लेकिन ऐसे मेरा किसान तो जिम्मेदार नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए भी रख रहा हूँ, Very देखिए पंजाब में जो हमने देखा स्पेशली लास्ट मंथ, जिस तरह से हमारी फसलें तबाह हैं, आई वुड लाइक यू बोथ टू रिस्पॉन्ड दिस कि किसान उसने पूरा साल मेहनत की थी, उसने फसलें उगाई थी, वो उस दरिया के रास्ते में भी नहीं था, उसने कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं की थी, उसके खेत भी तबाह हो गए। सो जो सैलाब के हम मुहर्रिकात पे बात करते हैं, आप दोनों अगर इसको रिस्पॉन्ड कर सकें कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से पंजाब में इतना नुकसान है, फॉर श्योर सिंध में, जहाँ जहाँ नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे इसमें? इट्स नॉट जस्ट कि हमने सिर्फ दरिया का रास्ता रोक दिया तो दैट इज वन फैक्टर, इसमें और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर वो रास्ता ना भी रोका होता तब भी जिस तरह से पानी आया, इतने लाख क्यूसिक पानी आया, तो हम कैसे संभालते उसको प्लीज? इसमें मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा कि अगेन जहाँ पे थोड़ा सा फुकदान आता है प्लानिंग का। सबसे पहले फ्लड्स की अगर बात करें तो पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड इज अ फ्लड प्लेन। जहाँ भी बारिश होगी वो पानी रन ऑफ होके किसी न किसी चैनल से होते हुए किसी बड़े चैनल में जाएगा और दोबारा समंदर में जाके गिरेगा। ये पूरा आपका एक साइकिल चलता रहेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रियलाइजेशन के आप किस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं। 2025 वैसे तो ये बड़ी पुरानी स्टडीज भी आपको मिलती हैं, लेकिन आज जितनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितने ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा डाटा अवेलेबल है, वी कैन सिंपली प्रिडिक्ट कि पानी जहाँ से गुजरेगा, अगर 100 ईयर रिटर्न की बात करें, क्लाइमेट चेंज फैक्टर भी ऐड करें तो कितना पानी गुजर सकता है। ठीक है, ठीक है। अगेन उसके बाद जब उसकी हमें ये भी पता है कि ये कहाँ तक इनडेट करेगा, कहाँ तक ये फैलेगा, वी कैन प्रेडिक्ट द मॉडल्स। ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट के रोल्स ये आते हैं कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट्स। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक दरिया है, अगर आपने उसको चैनल नहीं किया हुआ, जिस तरह हमारे जितने दरिया हैं, ठीक है, उनका कोई राइट ऑफ वे एज सच डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो जो एक बात कहती है रास्ते बदलते हैं, वो इस वजह से है कि हमने कभी एम्बैंकमेंट्स पे आज तक काम ही नहीं किया। हमने कभी भी पिछले जब से हम आज़ाद हुए हैं, वी हैव इरिगेशन डिपार्टमेंट्स और सारी चीज़ें चल रही हैं। जब भी प्रॉब्लम आती है वी पुट ऑन डैम्स और डिबेट करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि जहाँ से दरिया गुजर रहे हैं उनकी एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें हम। ठीक है, इवन हम वहाँ के लोकल फार्मर्स को इन्वॉल्व करें कि दे शुड गिव मे बी 2 और 3 वीक्स अपनी टीम के साथ, अपनी जो उनके पास लेबर हैं, जो वर्किंग क्लास है, उसके साथ मिलकर आप अपनी अपनी एम्बैंकमेंट सीधी करें। ठीक है, अपने अपने जो उनसे पूछते हैं वो भी तैयार करें। उसके ऊपर हमने काम नहीं किया हुआ। फाइन, नाउ वी आर इन द क्राइसिस राइट नाउ, व्हाट वी नीड टू डू कि वी शुड आइडेंटिफाई दोज फ्लड प्रोन एरियाज के जहां जहां तक पानी आता है। तो उसमें आप अपनी एग्रीकल्चरल मॉडल्स ऐसे लेके आए, आप उनसे टैक्सेशन में उनको इस तरह से रिलीफ दें कि अगर वहां पे हार्ड स्ट्रक्चर कोई ना बने। ठीक है, जिस तरह हम वो सुनते हैं कच्चे के इलाके के बारे में, कि वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स ना हो और आपके पास वार्निंग सिस्टम अवेलेबल हो, लोगों को इस पे एजुकेट करें। अब तो लाइक इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास अभी जिस तरह लोकेशंस आ जाती हैं मैप्स के ऊपर, आप अपने फ्लड प्रोन एरियाज की मैपिंग लोगों में पब्लिक कर दें। दे शुड नो कि उनके यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं पूरा साल के अंदर उन्होंने अगर यहाँ पे कोई 1-2 फसल लेनी भी है, लेकिन इट्स नॉट परमानेंट, जैसे ही फ्लड आएगा दे हैव टू मूव आउट। ओके, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो वहां पे अब हम स्ट्रक्चर्स बना चुके हुए हैं उन फ्लड प्रोन एरियाज में, जहां पे पहले लोग नहीं बनाते थे, अब उन एरियाज में बना चुके हुए हैं और उन स्ट्रक्चर्स को भी अब हमें आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना है। ओके, एक चीज मैं हमेशा इस बारे में लाजमी कहता हूँ कि पानी को जिस तरह हम अभी, चूंकि आजकल फ्लड है, ठीक है, एवरीबॉडी हैज सफर्ड, हमने अर्बन फ्लडिंग भी देखी, रूरल फ्लडिंग भी देखी, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो सिविलाइजेशन है, जितने दुनिया के बड़े शहर हैं, ठीक है, जितनी बड़ी सिविलाइजेशन है, वो सारे दरियाओं के किनारे हैं। दैट्स ट्रू। और तब भी ये फिनोमिनास होते थे, ठीक है, और लेकिन क्या था कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको शायद हमारे से ज्यादा इस चीज की सेंसिटिविटी का था, वो ऊंची जगहों के ऊपर बनाते थे। वो प्लेन्स को छोड़ के जो घर थे अपने, वो हमेशा ऊंची जगहों पे बनाते थे। अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे पुराने शहर, ठीक है, दूर से देखें तो किसी टीले पे नजर आते हैं। दैट वाज द रीजन। तो
ऑल ये बिल्कुल एक चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशंस भी इसके अंदर ही मौजूद हैं। थोड़ी सी हमें प्लानिंग को डिफरेंट स्केल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने मैं की इसको ना जरूरत है। एक और मतलब मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को आपको इस तरह भी देखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज इज़ हेयर। 20-25 साल पहले हम कहते थे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। क्लाइमेट चेंज इज़ हेयर, इट इज़ हैपनिंग। हमारे लिए इसके 2-3 पर्सपेक्टिव्स हैं जो मैं समझती हूँ कि हमें उनमें काम करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्रीब्यूटर टू द रीजंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान इज़ एन इफेक्टी। बेसिकली आप हिमालयाज़ के फुटहिल पे बैठे हुए हैं, और जितना भी जो बड़ी डेवलप्ड नेशंस हैं जिनके बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशंस हैं, हमारी उतनी इमिशंस नहीं हैं, लेकिन हम वो हैं जो कि इसका असर सबसे ज़्यादा फेस करेंगे। Exactly. और हम कर रहे हैं। इट इज़ ट्रू, इट इज़ हेयर। तो इसमें पहली चीज़ जो मैं इंटरनेशनली समझती हूँ कि एज गवर्नमेंट इट इज़ अ थिंग ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। हमें क्लाइमेट जस्टिस को ग्लोबल लेवल पे टेकअप करना चाहिए कि ऑब्वियसली हम ये सारे के सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो हमें उसको फाइट करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड इक्विपमेंट। बिल्कुल ऐसे है। सपोर्ट आई थिंक हम गवर्नमेंट लेवल पे कर भी रहे हैं, और हम कर भी रहे हैं, यस हम कर भी रहे हैं, और ये और से और जितना हम करें उतना बेहतर है। वो बेहतर है। और हमें प्री अर्ली वार्निंग सिस्टम्स चाहिए डेवलप्ड वर्ल्ड से, हमें वो लेने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अर्बन प्लानिंग है ना, इट गोज़ हैंड्स इन हैंड विद क्लाइमेट चेंज। हम मिटिगेट कर सकते हैं, हम प्रिपेयर हो सकते हैं, हम अपने तमाम, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोविंशियल लेवल पे, वी नीड के आपके जितने भी लैंड कवर मैप्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज डेवलप हों। और ये वो प्लानिंग है जो कि हमारे पास इस वक्त नहीं हुई हुई। It needs to be done. It needs to be done for both agriculture societies as well as for the urban areas. कि urban areas जो existing अब built up हो गए हुए हैं, अब किसी का घर है आप वो तो नहीं गिरा सकते, लेकिन आपने उसको बचाना है बारिश के असरात से। तो वो अर्बन फ्लडिंग के जो तरीके हैं कि मतलब आपने ड्रेनेज पैटर्न्स कैसे खोलने हैं, जैसे हमारे बहुत से शहरों में काम हो भी रहा है, बट हमें वो मजीद करने की, हमें मिटिगेट करने की जरूरत है। अच्छा, देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किसी का घर अगर बन गया हम गिरा तो नहीं सकते। हम कराची की पर्सपेक्टिव से भी इसको अगर समझें कि वहाँ पर भी ज़ाहिर है चूँकि कई नाले, हम गुज्जर नाले पे बहुत चूँकि ट्रांसमिशंस करते आए हैं कि वहाँ पे चूँकि तजावुज़ात और उसकी वजह से रास्ता रुक जाना, और उसके बाद हमने देखा कि वो नाला तो ख़त्म ही हो गया बल्कि इतना पक्का हो गया कि लोग उसमें से वॉक करके गुजर जाते हैं। लेकिन ये जो बात है ना कि हमें घर नहीं गिराना, एक चीज़ अगर इलीगल है, वो किसी रास्ते में है और उस एक घर या चंद घरों की वजह से पूरे शहर का जो नुकसान होगा बाद में, हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें जी नहीं इट्स वेरी सेंसिटिव जी हम घर नहीं गिरा सकते। आई एग्री टू यू हियर कि जो इलीगल है उसको आप रिप्लेस करें, बिल्कुल करें, लेकिन जनरली जो इंडिविजुअल राइट्स को हमारे कोर्ट्स प्रोटेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, There are precedents. स्टेज मिलते हैं। No, here comes the planning. अब आपको यहाँ पे एक टाउन प्लानिंग की या मास्टर प्लान जो सिटी का बनता है उसकी ये खूबसूरती है। Importance वो है कैसे है कि फाइन हमने एक ऐसे शहर पे काम करना शुरू किया जो सारे स्लम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारे नाले जो उनसे इनक्रोच्ड हैं। अब आपका मास्टर प्लान आपको पॉलिसी देगा रीजनरेशन की। वेरी ट्रू। ठीक है, आपके पास इफ यू हैव अ मास्टर प्लान, सम इंटेलिजेंट प्लानिंग प्लानर्स आर सिटिंग देयर, व्हाट दे आर डूइंग के वो क्या करेंगे कि जो स्लम्स हैं उनको अमेलगामेट करके, ठीक है, वहां पे वर्टिकल बिल्डिंग खड़ी करके जो हॉरिजॉन्टली फैले हुए लोग थे भी आ जाएगी और या उनको रिलोकेट करेंगे टू सेपरेट और इसके अंदर रियल वर्ल्ड बड़ी प्यारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। कोलालमपुर जो है वो सारे का सारा रीजनरेटेड है। अच्छा, इट वाज ऑल स्लम्स। और आज जो हम देखते हैं वो ऐसे ही था कि कम्युनिटीज को इकट्ठा किया, वर्टिकल लिविंग में आपने शिफ्ट किया, डेंसिटी भी अचीव की। देखिए उसमें ब्यूटी क्या कि उन्होंने अपना हिस्टोरिक भी प्रिजर्व किया। मतलब if you have to go to Kuala Lumpur, you have the vertical city and you have the horizontal preserved. So it means कि अगर आपने अभी अपने सिटीज के जो करंट चैलेंजेस हैं, आपने कराची की बात की, इवन we have this problem in Islamabad, Lahore, every city is facing the challenge. रावलपिंडी में भी है, नाला लेक के आसपास, हमें उसको भी थोड़ा बेहतर। So simply think कि you are regenerating नाला लेक। वो जो छोटे-छोटे slums हैं उनको आप collectively एक vertical building में settle करते हैं, you gain space, वहाँ पे आप अपने urban forest लगा रहे हैं, right of ways को clear कर रहे हैं, ठीक है, उसी में आपके treatment plants आ जाते हैं। इसमें शायद मसला ये आता है कि वो जो
फौरन से एक ख्याल जहन में आता है कि जी बहुत पैसे लग जाएंगे, हम शायद उसमें ये नजरअंदाज करते हैं कि बाद में नुकसान कितना ज्यादा हो फिर जाएगा। उस नुकसान का ज्यादा इसमें करने ना में कितने एक पैसे चीज लग है जाते हैं? कम्युनिटी इंगेजमेंट। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से काम हुए हैं, पहले भी सिटीजन बोर्ड्स बनते थे और बहुत से ऐसे काम होते थे कि कुछ उसमें मैचिंग ग्रांट गवर्नमेंट डालती थी, Yes. कुछ लोग खुद डालते थे, और ये हो रहा है, देखिए, हुआ है, और ये काम- दुनिया भर में होता बात है। ये है कि इनिशिएट करने की चीजें बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं, बट ऑब्वियसली हम यहाँ पर बैठ के यही डिस्कस करें कि कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता मजीद है, तेज किया मजीद जाए। तेज किया जा सकता है, और एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हम शामिल कर। वक्त बड़ा मुख्तसर था, आप आप add कुछ करना add चाह रहे करना हाँ, थे? मैं भी एक Please, चीज़- please, हाँ हाँ जी, प्लीज आप continue। देखिए, इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि बारिशों की जो कंसंट्रेशन है इस वक्त होता क्या है कि आपके 6 महीने बारिश नहीं हुई और फिर 2 दिन में 6 महीने की बारिश हो जाती है। Yes. दिस इज समथिंग जो कि टू बी ऑनेस्ट आप उसको फाइट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन शायद आप एंटायरली उसको हैंडल नहीं कर सकते। एक तो मतलब ये capacity ज़ाहिर हमें, है। हाँ, एक कैपेसिटी है, हमें इसको भी रियलाइज करना चाहिए कि ये फेलियर ऑन गवर्नमेंट या प्राइवेट या किसी सेक्टर्स के अलावा एक नेचुरल क्लैमिटी भी है जो कि थोड़ी सी आपके कंट्रोल से कुछ बाहर भी है। तो हमें इस चीज को भी मलूज़े खातिर रखना Absolutely, yes, चाहिए। yes. Sir, any point from your side? एग्जैक्टली बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे हमें अगर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वी नीड टू प्लान। Yes. और प्लानिंग को लेके एक और मास्टर प्लान्स को लेके एक छोटी सी बात मैं लाजमी ऐड करूंगा कि इट्स नॉट दैट कि आपने एक सिटी का मास्टर प्लान बना दिया एंड वो आप उसको वो कोई 20 साल के लिए हाँ, बस आपने समझ लिया कि बस इसको आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं ये बड़ा मसला है एवरी हमारा। मास्टर प्लान जिस भी सिटी का दुनिया में बना है उसकी एक लाइफ है, बिल्कुल, we नॉर्मली should 2 revisit to that. 3 उसका review decades, होता है। और प्लस उसमें साथ में लिखा होता है कि आफ्टर एवरी 5 और 10 इयर्स आपने रिव्यू करना है कि करना आपके है। चैलेंजेस चेंज हो रहे हैं। Yes. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसको अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे साथ इसमें जितने हमारे अर्बन चैलेंजेस आ रहे हम हैं उसको वो सारे हम एड्रेस कर एड्रेस सकते कर हैं। पाएंगे, और ये एड्रेस करना है, अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, पूरे मुल्क का और नुकसान वो होगा। हमने देखा भी है। अब हम यस वी आर फेस फेसिंग फेस दैट। फेस हमने के फौजल हमारे बहुत रिसोर्सेज शुक्रिया, ज़ाया हो रहे हैं। बहुत जी, शुक्रिया प्रोग्राम में thank you। ज्वाइन करने के लिए रिजवान साहब, बहुत हंसते शुक्रिया मुस्कुराते आपका। रहे इसी तरह। हाँ, और इसी तरह से अच्छा काम करते रहे मिलके। थैंक यू मिलके ये मिलके। सबसे अच्छा था। नहीं, अलग अलग भी बेशक करना खैर है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पमोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, कुरकुरे, जोंग सीएम पाक लिमिटेड। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अंकल, एक कुरकुरे। नहीं नहीं, कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट। और जब आप बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये वो टर्म्स हैं जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम देख भी रहे होते हैं कि लोग कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, एक वायरलिटी भी है उनकी एक रीच भी है, समहाउ उनके बात का, उनकी वीडियो का एक इन्फ्लुएंस भी एक हो रहा होता है, अपनी नीश में लोग काम कर रहे होते हैं। आज हमारा मौजू है रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन। किस हद तक हम रिस्पॉन्सिबली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं चंद दिन पहले देख रहा था सबीन के गल्फ में स्पेशली ये सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है कि जिस पे आप एतबार नहीं कर सकते, जिस प्रोफेशन पे, जिस काम पे, वो इन्फ्लुएंसर्स वाला शोबा हो चुका है, क्योंकि आप उनकी बात पे एतबार ही नहीं कर सकते। अब जिस तरह से वो मुख्तलिफ ब्रांड्स को, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, उनके बारे में राय दे रहे होते हैं, बिकॉज समहाउ रादर मोस्टली वो पेड चीज़ें होती हैं, सो आप नहीं एतबार कर सकते। तो एक पहलू हो गया। लेकिन दूसरा जो पहलू वो ये है कि उस रीच के लिए, अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपने क्लिप को, अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए जिस तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे होते हैं, जो गुफ्तगू आप कर रहे होते हैं, जो चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, जो आपका अटायर होता है, जो टैक्टिक्स आप यूज कर रहे होते हैं, आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड, कि जो टैक्टिक्स आप यूज कर रहे होते हैं ओवरनाइट फेम के चक्कर में, कि हमें ओवरनाइट फेम मिल जाए किसी तरीके से, उसके बाद पैसा आपके पास आना शुरू कर देगा, वहां पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी लिमिट्स क्या है, हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमने किस तरीके से उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। एक ट्रेंड शुरू हुआ है, सब वो ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसमें ये नहीं ख्याल रखा जा रहा होता कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है और आपकी सेफ्टी को थ्रेट है उससे। हम इन चीजों की रियलाइजेशन हमें नहीं हो रही होती। इसमें एक मसला और भी है। चले, एक तो वो जो काम हो रहा है, यानी जो गलत कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कुछ चैलेंजेस वाला काम भी शुरू हुआ है ना, लाइव चल रहे होते हैं वो 3, 4, 5, 6 व्लॉगर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स एक दूसरे को चैलेंज दे रहे होते हैं और चैलेंज में अजीब तरह की जबान इस्तेमाल हो रही होती है। उसके फिर छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो आप रील्स की सूरत में शेयर कर रहे होते हैं, और जाहिर है जब आप घर में बैठे इस्तेमाल करते हैं, यू योर फैमिली, आप ऊपर जाते हैं, आप एक रील देख रहे हैं, किसी ने आपको भेजी, आपने जैसे ऊपर की एकदम एक ऐसी रील आई कि आप उसे फौरन से रोक भी नहीं पाते। पहला जुमला, पहला लफ्ज ऐसा होता है, वो सीन ऐसा होता है। सो आज इस मौजूद पे हम बात भी करेंगे कि वेयर आर वी हेडिंग टू, और ये कितना डैमेजिंग है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए। वी हैव विद अस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं हैदर कैसर, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर साहब, थोड़ा सा आप बताइएगा कि आप किस निगाह से देखते हैं इस वक्त जो माशरे में, स्पेशली सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं उस कंटेंट की बात नहीं कर रहा जो कि वाकई अच्छा कंटेंट है, जो कि होना चाहिए। जिस कंटेंट की हम बात करें वो वाकई वल्गर भी है, वो ऐसा कंटेंट है कि जिससे हमारे माशरे को बिल्कुल तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। एक ही बात होती है कि ये कोई एक ऐप की बात की जा रही है, उस ऐप के बारे में आप ये बातें कर रहे हैं कुछ, क्योंकि उस ऐप पे वो चीजें ज्यादा चल रही हैं, तो कोई बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे आपका क्या इसमें राय है? किसी एक ऐप के ऊपर ये प्रेडोमिनेंटली हो सकता है, लेकिन जनरली अगर आप देखें जो हमारे सोशल मीडिया का हमारा काम सारा का सारा यूथ के साथ है, नौजवानों के साथ है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि जो एल्गोरिथम है, इट ऑलवेज प्रमोट सेंसेशनलिज्म। जहाँ पे सेंसेशनलिज्म होगा, जहाँ पे मारपीट होगी, जहाँ पे वल्गैरिटी होगी, जहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, ये वो चीज़ें जहाँ पे लोग फौरन से रुक के देखना चाहेंगे। मैं और आप भी जितने मर्जी हम मोरालिटी के बारे में क्लेम्स करें, व्हेन वी इवन स्क्रॉल आवर फीड्स, हम भी वहीं पे जाके रुकते हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही है, जहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ आ रही है। तो ये जिस अंदाज के अंदर सोशल मीडिया बना हुआ है, आई डोंट थिंक दिस इज़ वैल्यू न्यूट्रल। हमारे कुछ टीचर्स हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ें टूल्स हैं, वैल्यू न्यूट्रल है। आई डू नॉट थिंक दिस वे, क्योंकि जितनी भी टूल्स बनाए जाते हैं वो किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। अगर छुरी बनाई जा रही है तो एक छुरी वो है जो कि गोश्त काटने के लिए, एक छुरी वो है जो जैम लगाने के लिए। इट्स नॉट वैल्यू न्यूट्रल कि उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल ऑफ देम आर डिजाइंड इन अ वे टू कीप यू हुक्ड, और वो सारे के सारे ऐसे हैं सेंसेशनलिज्म पर हैं। अब उनके पीछे मॉरल ग्राउंडिंग तो कोई है नहीं। जब मॉरल ग्राउंडिंग नहीं होगी, मनी मेकिंग इज द ओनली पर्सपेक्टिव। तो अब इफ वल्गैरिटी, if sensationalism is making you the most money, everyone will go for it। और उसके अंदर obviously आपको पता है अवेयरनेस है नहीं, पढ़े लिखे लोग कभी होते नहीं है। नहीं, अब how come this is justified कि if that's money making तो सब उसकी तरफ जाएंगे। हमारी तरबियत कहाँ है, हमारे मॉरल वैल्यूज कहाँ हैं, हमारी बाउंड्रीज कहाँ हैं, हमारे घर वाले कहाँ हैं, घर वाले कहाँ हैं, पेरेंट्स कहाँ पर हैं जो कि नजर नहीं रख रहे कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं इन ऐप्स के ऊपर। लिटरली मैं ये लाइव का जो कॉन्सेप्ट है कि फलानी ऐप पे, मैं नहीं ऐप का नाम लेना चाहती, क्यों? क्योंकि ऐप्स बुरी नहीं होती हैं, उस पर आप जो कर रहे होते हैं वो गलत होता है, वो बुरा होता है। तो बैश जो है ना, वो आप टेक्नोलॉजी को या आप किसी प्लेटफॉर्म को नहीं कर सकते, आप उस कंटेंट को बैश करेंगे जो कि वल्गैरिटी फैला रहे हैं।
इतना वल्गर कंटेंट, क्योंकि स्क्रॉल करते हुए वीडियोस आ रही होती हैं, हमारे टीनेजर्स, हमारे बच्चे देख रहे हैं वो वीडियोस सारी, एंड ऑब्वियसली वो इस तरफ जा रहे हैं फिर। बिल्कुल ऐसी है। ये चीज़ ओवर टाइम हुई है, आपने भी देखा होगा, हम टीवी पुराने वक्तों में देखते हैं, हमारे वालिदैन जब हमें बताते हैं कि टीवी के अंदर कौन सी चीज़ें थी जो एक्सेप्टेबल थी। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हमारी चेंज हो चुकी हैं। आप जो हमारी वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं, इंटरनेट के ऊपर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके और आप देखेंगे बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूज़ ही तब्दील हो चुकी हैं। तो मैं बिल्कुल भी इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने पेरेंट्स का जिक्र किया और राइटली सो, मैं समझता हूँ इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा किरदार है, बल्कि मेन किरदार ही उनका है। वाई डू आई से दिस? क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सारा का सारा, और जो हमारी सोसाइटी है, अब ये ओवर टाइम ऐसे डेवलप हो गई है दैट वी आर ओनली फोकस्ड ऑन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। मी बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, मैं ये बात बड़ी ओपनली कह सकता हूँ कि हमारी 16 साल की एजुकेशन के अंदर, 18 साल की एजुकेशन के अंदर कहीं पे भी वैल्यूज़ हमें नहीं दी जाती हैं, मोरालिटी हमें नहीं दी जाती है। एक सब्जेक्ट हमें शायद 3 क्रेडिट का पढ़ा दी जाता है, उसके अलावा अच्छे बुरे की तमीज़ की कहीं बात नहीं की जाती है। जब आप नौजवान को यही सिखा रहे हैं कि वैल्यूज़ जो होती हैं या अच्छे बुरे की तमीज़ जो होती है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ मटीरियल गेन मैटर्स, यानी आप बड़े अफसर बन जाओ, आप ज़्यादा पैसा कमा लो, आप बड़ी गाड़ी से उतर जाओ, तुम्हारी इज्जत इसी चीज़ के अंदर है। हमारे माँ बाप भी बच्चों को जब सिखाते हैं तो यही सिखाते हैं कि बड़ा आदमी बनेगा। व्हाट डू यू मीन बाय बड़ा आदमी? समवन हु इज रिस्पेक्टेड? No, someone who is feared, someone who has money, someone who has a big car, someone who when he walks in, people stand up for him. This is बड़ा आदमी। बड़ा आदमी उनके लिए वो नहीं हो रहा इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वैल्यू सिस्टम अच्छे हैं, जो लोग उसको रिस्पेक्ट करें, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ करें, उसकी मौजूदगी से लोग बेनिफिट उठाएं। तो हमारे वैल्यू सिस्टम जो ओवर टाइम बन चुके हैं, एजुकेशन की वजह से भी, पॉप कल्चर की वजह से भी, वालिदैन की वजह से भी, इसमें इन सब का किरदार इन सब ने अदा किया है। और ऑब्वियसली फिर जो औलाद आगे सामने आएगी, जो नौजवान नस्ल नहीं आएगी, वो एक ATM मशीन्स की तरह, उनके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे, डज नॉट मैटर। आपको किसी को जलील करना पड़ता है, आप वो करेंगे। तो इसीलिए आई थिंक वी आर ऑल प्लेइंग आवर पार्ट इन दिस। अच्छा, अब ऐसे में हम ट्रेंड्स की भी बात करें, कुछ ऐसे ट्रेंड्स शुरू हो जाते हैं जिसमें हम नहीं देख रहे होते कि नुकसान हो सकता है किसी भी किस्म का, हमें हो सकता है, किसी दूसरे को हो सकता है, और हम बाकी बाउंड्रीज अपनी भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या किया जाए, अपने बच्चों को इन ट्रेंड से दूर रखा जाए? मैं इस वक्त इसलिए बात करूँगी यंगस्टर्स की, क्योंकि वो एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि अगर आप वो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे जो शुरू हुआ है तो आपकी रीच नहीं आएगी, और हर कोई इसी दौड़ में है कि किसी ना किसी तरह आप इन्फ्लुएंसर बन जाए, आपकी फॉलोइंग ज्यादा बढ़ जाए, ब्रांड्स आपको कमाए, एट द एंड पैसे पे ही बात आके रुक जाती है। कैसे रोका जाए? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इन द पास्ट 10-12 ईयर्स जो हमारा एक्सपीरियंस है नौजवानों के साथ, मैं ये समझता हूँ कि इसका जो वाहिद हल है, वो वाहिद हल ये है कि लोगों को वापस उस चीज़ से जोड़ा जाए जो उनके लिए सुकून का बायस है। यानी कि लोगों को उखरवी ज़िंदगी, आखिरत के बारे में, जन्नत दोज़ख के कॉन्सेप्ट के बारे में, अच्छे बुरे की तमीज़ तब तक नहीं आ सकती जब तक लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं, एग्जैक्टली, जब तक लोगों को अनसीन पे बिलीव नहीं होगा, तब तक ये मामला कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। वट एवर यू डू, आप देखें बहुत जगहों पे आपको इवन वेस्ट में मिलता है, आपको लगेगा पीपल आर वेरी मॉरली ग्राउंडेड, बट द मोमेंट बिजली जाती है या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे पीपल राइट, और ये प्रॉब्लम्स हमारी आंखों के सामने। तो मैं समझता हूँ जब तक लोगों के अंदर वाक़यातन खुदा खौफी पैदा नहीं की जाएगी तो नो वन विल केयर कि मैं अच्छा बनूँ या बुरा बनूँ। और ये जो प्रॉब्लम जितने, अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू सोशल मीडिया। हमारे अफसरान देख लें, ठीक है, हम खुद आई मीन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, हम रिश्वतें भी देते हैं, हमें देनी पड़ती भी हैं, हमें लोगों को खिलाना पिलाना ही पड़ता है, लोगों के कट्स भी होते हैं। व्हाई डज ऑल ऑफ दिस हैपन? इसीलिए होता है क्योंकि हम सारे ऊपर से जितनी मर्जी अच्छी बातें कर रहे हो, जब हमें कोई देख नहीं रहा होता, जब कैमरे की आंख हमें नहीं देख रही होती, दैट इज हु वी एक्चुअली आर, वो हमारी हकीकत होती है। और हमारे अंदर कभी भी वो वैल्यू सिस्टम आ ही नहीं सकता जब तक हम सोचें कि यार मुझे मेरा रब देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है, तो मैंने ये काम गलत नहीं करना। हम अच्छे काम तब तक करते रहते हैं जब तक हम पब्लिक आई के अंदर है, जब तक उसकी हमें पजीराई मिल रही है, और द मोमेंट हमें पजीराई गलत कामों की भी मिलनी शुरू हो जाती है तो लोग अब गलत काम भी करना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से, मैं चाहूँगी कि इस चीज़ पर भी हम ज़रूर बात करें। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो देखी थी और वी रियली वांट कि हम इसमें थोड़ा बात करें कि क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने देखा कि एक फैमिली थी, इन्फ्लुएंसर्स थे और उनके वालिद की डेथ हो रही थी उस टाइम पे, और वो पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ, और उसके बाद उस टाइम तो वो रिकॉर्ड हो रहा था बट देन उसको अपलोड भी कर दिया गया एक कैप्शन के साथ यूट्यूब के ऊपर। मैं जज नहीं करी, मैं इस वजह से उसको जज नहीं करी क्योंकि हालात बिल्कुल सामने थे, उससे उन्होंने किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो गए कि क्या हमें
एजुकेशन नहीं है इतनी हमारे पास कि हमें किस तरीके से, हमें पता नहीं है कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, या फिर गुर्बत की वजह से या ऐसे सिचुएशंस की वजह से हम ऐसे स्टेप्स प्रेशर में लेना शुरू कर देते हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आती कि हमें क्या करना है। मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही यहाँ पे, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, बट स्टिल मैं एक मिडिल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमने एजुकेट भी करना है, हमें फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हमें उन फैक्टर्स को ठीक भी तो करना है। बाकी दिलों का हाल, सिचुएशन का हाल वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, तो मैं किसी को बैश नहीं कर रही इस मामले में। लेकिन मैं सॉरी, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करता हूँ, जो आपने सभी बात बताई है एक वीडियो की, जो आपने कहा ना कि अच्छा एजुकेट करना, अवेयरनेस, उस पर्सपेक्टिव इट्स वेरी राइट, बट हमारे यहाँ एक और इसमें जो गलती हो रही है वो ये कि वो वीडियो क्यों देखी हमने, जो और सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे थे उन्होंने उस वीडियो पर वीडियोस बनाई, उन्होंने बैश किया उनको, उन्होंने वायरल किया उस वीडियो को। अच्छा, एक तो वायरल किया वो वीडियो, बाकी पूरी दुनिया तक पहुंचाई, प्लस ये कि जो जबान फिर आपने मजीद इस्तेमाल की उन लोगों के लिए, वो कहां से जस्टिफाइड थी? वो जो जुमले आपने इस्तेमाल किए, वो जो आपने उस औलाद को बदबख्त औलाद तक कह दिया, हु आर यू टू जज देम? यू नेवर नो कि किसी की क्या सिचुएशन थी, और हो सकता है जिस जो मेंटल कैपेसिटी आप लोगों की है, जो अवेयरनेस एजुकेशन आपके पास है, वो शायद किसी और के पास नहीं है, और हमें एक अच्छे तरीके में किसी को एजुकेट करना है। और क्योंकि ये एक, अगर अपने वालिद को कोई खो रहा है तो इसमें बड़े बड़े इनसेंसिटिव कमेंट्स भी देखे। मैं चाहूंगी हैदर आप इस पे कमेंट करें, हाउ डू यू सी दिस? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं मैं समझता हूँ, और राइटली सो। इस मामले को हमें किसी पर्टिकुलर मामले से डिटैच होकर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें डिटेल्स नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता। अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं मॉरल ग्राउंडिंग के ऊपर, देयर आर टू की फैक्टर्स हियर। नंबर वन इज, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, कि अगर आपकी नंबर वन प्रायोरिटी इज मनी मेकिंग किसी भी एस्पेक्ट से, तो आपके लिए रोस्टिंग करना, आपके लिए वल्गैरिटी, नथिंग मैटर्स टू यू देन। अब आपको अगर पैसा मिल रहा है वहाँ से, तो आपको क्या, आई मीन नेट प्रॉफिट, सीधी सी बात है। अगर आपकी जिंदगी जो है वो एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरह है और आपके लिए सिर्फ पैसा ही मैटर कर रहा है, एंड दिस इज मेकिंग यू मनी, देन नथिंग वुड मैटर। एंड हम उस बात से दूर नहीं है कि जब हम अभी आप देख रहे हैं कि अगर ये इस एस्पेक्ट के अंदर ये वालिद साहब के फौत होने के ऊपर अब इसकी क्या हकायक है, तो ये तो एक फैक्टर है कि हमारी प्रायोरिटाइजेशन इज मनी द बिगेस्ट थिंग दैट वी नीड टू गेन हियर, नंबर वन। एंड नंबर टू थिंग, आई थिंक जैसे कि हमारे पास ज़िंदगी में आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कोई नई अप्लायंस इस्तेमाल करें, चाहे आप गाड़ी इस्तेमाल करें, एक ओनर्स मैनुअल आता है हमेशा, हर चीज़ के साथ आता है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का एक्सेस जो है वो इस वक्त एवरीवन हैज इट, इट्स एक्सेसिबल, इट्स अफोर्डेबल एंड इट्स अनोनिमस एज वेल, कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ये सारी तीनों चीज़ें, दीज थ्री एज, ये वो फैक्टर्स बन रही हैं कि अब जो बंदा भी सोशल मीडिया के ऊपर आता है, ही कुड डू एनीथिंग और एनीथिंग, और उसकी बैक एंड के ऊपर कोई ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। हर जबान के ऊपर ये मौजूद है, सही, बहुत सस्ते में मौजूद है। पहले आपको पता है कनेक्शन की, आपको ब्रॉडबैंड की जरूरत थी, अब आपको ब्रॉडबैंड की जरूरत नहीं है। आप हर किसी के पास 4G की सिम है, वो अपने घर में बैठ के कभी भी किधर भी बैठ के कुछ भी कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज फैक्टर इन दिस मैटर, कि हमें कहीं पे भी हम इसकी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, मैं इसकी ट्रेनिंग करता हूँ, आई कॉल इट डिजिटल मैनरिज्म, राइट, कि सोशल मीडिया के ऊपर हाउ टू बिहेव। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपको रियल लाइफ में आप मिलेंगे तो आपसे बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े पुरतबा के अंदाज में मिलेंगे, लेकिन उनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, दे डू नॉट नो व्हाट टू से एंड हाउ टू बिहेव एंड व्हाट टू पोस्ट एंड वेयर टू कमेंट। और ये मेरी समझ से बाहर बात है, जो कि इन एक्चुअल आप इतना अच्छा अगर बिहेव कर रहे हैं, यू स्पीक नाइसली, यू रिस्पेक्ट समबडी, लेकिन सोशल मीडिया पे यू आर एंटायरली डिफरेंट पर्सन। एब्सोल्युटली, व्हाई एंड हाउ? ज्यादातर लोग बिकॉज़ यू बिहाइंड द स्क्रीन, बिकॉज यू बिहाइंड द स्क्रीन, और आपको उसके रिपरकशंस एकदम से फेस नहीं करने पड़ेंगे। आप जिंदगी में किसी भी बंदे के साथ बदतमीजी करेंगे, आप किसी से गालम गलोच करेंगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट हिट बैक। आ सकता है, बट हाउ टू फिक्स इट? इसमें एक तो आपने कहा कि आप खुद भी मार्शल ट्रेनिंग कराते हैं, क्या इसकी ट्रेनिंग का एक बड़ा एस्पेक्ट ये है कि घर से ही ट्रेनिंग, पेरेंट्स वाला एस्पेक्ट, कि आप सही गलत की तमीज़ से क्या नज़र रखें, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग उसकी हो चीज़ों को, या जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं कुछ उनकी जिम्मेदारी भी है? जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, वी कांट अपलोड दोज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, लेकिन कुछ ऐप्स पे अपलोड का तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि लाइव पे तो चीज़ें मॉनिटर उस तरीके से हो ही नहीं रही होती, तो उसमें आप जो मर्जी बोलें, जो मर्जी दिखाएं, जो मर्जी करें। सो सोशल मीडिया ऐप्स की भी इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आई पर्सनली थिंक कि ये मल्टी फैसेटेड अप्रोच हमें चाहिए होगी इसके लिए। देयर हैज़ टू बी अ रोल दैट इज प्लेड बाय द हाउस होल्ड, जैसे आपने खुद राइटली कहा, और वो तरबियत का एस्पेक्ट है, वो मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी है। सही बात है। और अगर औलाद को या नई नस्ल को फैमिली की तरफ से अप्रिसिएशन और अटेंशन मिल रही होती है, तो वो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर ढूंढने के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं जाएंगे। ये बहुत की फैक्टर है।
और अमूमी तौर पे, खैर दिस इज नॉट अ टॉपिक हियर, लेकिन अमूमी तौर पे जब हम रिलेशनशिप इश्यूज देखते हैं, नौजवानों के प्यार मोहब्बत में धोखे देखते हैं, तो इफ़ यू ट्रेस दोज इश्यूज बैक तो आपको पता ही चलता है कि इन बेचारों को घर में कभी मोहब्बत नहीं मिली है या उनको वो वैल्यू नहीं मिली है जो किसी बंदे ने, बाहर पराए बंदे ने झूठे वादे करके जो है ना वो अपने झांसे में ले लिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो अगर हम घर में अच्छा माहौल रख रहे हैं, पॉजिटिव माहौल रख रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक है, हम लोगों पर रहम के साथ चलते हैं, लोगों के साथ बात सुनते हैं, लोगों को गुंजाइश देते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी औलाद जो है वो कभी भी ना आपसे भागेगी। सही बात है। और जब आप घर में ये चीज समझा देते हैं ना कि अच्छा रिश्तों का भी एहतराम है, जो वैलिडेशन आपको घर में मिल जाती है तो आपको वैलिडेशन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि घर का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए। हम इल्जाम तो दे देते हैं कि फलाना ऐसा, बट उसके पीछे जितनी चीजें हैं, बेस क्या है उसकी, इन चीजों को हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि रूट कॉज आइडेंटिफाई करें, उन चीजों पे काम करना शुरू करें, सो दैट हमारे बच्चे इस तरफ जाए ही ना। अगेन नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25-30 साल के भी आपके बच्चे हो चुके हैं ना, मैं तब भी कहूंगी कि प्लीज तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नजर रखें कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची कर क्या रहा है। सिर्फ ये मत देखें कि पैसा घर ला रहा है तो यू आर हैप्पी कि अच्छा ठीक है पैसा आ रहा है। इज्जत का पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया हैदर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, स्टे विद अस। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट। और जब आप बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स के प्लेफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। ओए, तुम लोगों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया? कौन सी इंटर्नशिप? मुझे तो कल रात को ही जवाब आ गया था। नहीं, नॉट येट। फीलिंग इग्नोर्ड? लेकिन अब नहीं, क्योंकि जोंग बचत बाजार दे रहा है आपको स्पेशल अटेंशन। अभी माई जोंग ऐप से ऑफर सब्सक्राइब करें या *3535 हैश डायल करें और अपने बजट के हिसाब से बेहतरीन ऑफर्स लगाएं। Let's get digital with Zong 4G. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत जो कि सोशल मीडिया से जुड़े थे, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो हमारा सेगमेंट है वो है विद सोशल मीडिया पावर देयर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हम बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं, व्लॉगर्स को देखते हैं जो कि अपने अपने नीश पर काम कर रहे होते हैं, ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि ट्रैवल पे कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ टूरिज्म पर काम कर रहे होते हैं, कुछ फैशन पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है, जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है, जब हमें ये नजर आता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की उस पर्टिकुलर डोमेन में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें आवाज़ बनने की ज़रूरत है, सो ऐसे में हमें बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स उस पर काम करते नजर भी आते हैं। सो आज ऐसे ही 2 ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ औकात में हम इंटरव्यू कर चुके हैं। लेकिन जो हालिया सैलाब, यानी केपी की बात करूं मैं, गिलगित की बात करूं मैं, पंजाब की बात करूं और वर्ड सिंध, जो हमने सैलाब देखे हैं, जो सूरत हाल देखी है, जो क्लैमिटी देखी है, जो नुकसान देखा है, जो तबाही देखी है, जो बर्बादी देखी है, जो लोगों के घर, उनके जानवर, उनकी फसलें, उनकी जमा पूंजी पूरी की पूरी जिस तरह जिंदगी उनकी बदल गई, ऐसे में कैसे इन इन्फ्लुएंसर्स ने उनका हाथ थामा, उनका ये दुख दर्द समझा, उसको ना सिर्फ कम करने की कोशिश की बल्कि बहुत से लोगों को सेंसिटाइज भी किया इस इशू को लेकर। सो वी हैव विद अस आदिल ताज, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। साथ मौजूद हैं अफान रफीक, उनको भी वेलकम करते हैं। अफान गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप? ग्रेट टू हैव यू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल, हम केपी से आगाज करते हैं। जो पिछले 1.5-2 महीने से जो हमने सिचुएशन देखी, बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत बर्बादी हुई, और कुछ जगह ऐसी जहाँ पर अभी तो रिलीफ चल रहा था, रेस्क्यू चल रहा था, कि वहाँ फिर सैलाब आए, फिर क्लाउड बर्स्ट, ऐसी एक्टिविटीज़। तो बताएं, केपी से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आपने देखा, कहाँ कहाँ आप गए, किन इलाकों में किस तरीके से आपने रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम में सपोर्ट किया? जी, इस बार क्लाउड बर्स्ट की वजह से केपी के और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, जिस तरह आपने बताया। पहले जब ये सैलाब आना स्टार्ट हुए तो हम देख रहे थे कि कहाँ हमारी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से, जिस तरह आपने बताया कि विद रीच कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोग फिर आपको देखते भी, क्योंकि वो कहते हैं कि आप सिर्फ हमारे इलाके घूमने आते हैं, जब हम पे आफत आती है तो आप कहाँ हैं। और प्रॉपर ये ट्रेंड कर रहा था एटलीस्ट गिलगित बल्तिस्तान और केपी के में, कि कहाँ हैं वो सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो फॉरेन ब्लॉगर्स है, वो कहें वो सिर्फ खुशी के टाइम पे हमारे पास आएंगे। लेकिन हमारा था इरादा कि हम जाएंगे। मैं ऑलरेडी 2022 में काम कर चुका हूँ, आपको याद होगा। तो फिर उसके बाद हमने ग्राउंड वर्किंग की और कोशिश की कि उन इलाकों को फोकस करें जहाँ अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। जिस तरह केपी के मैं मिसाल दूंगा कि बोनेर की वीडियो से एकदम वायरल हो गई, एकदम लाइमलाइट में आ गया, और वहाँ इतनी इमदाद चली गई कि डीसी बोनेर ने प्रॉपर एक नोटिफिकेशन इशू किया कि अभी कोई ना आए, मतलब हमारे पास जगह ही नहीं है कि लोगों को हम फैसिलिटेट कर सके, या इतनी इमदाद आ चुकी है कि हम लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, मुश्किलात हो रही हैं, तो अब बराए मेहरबानी ना आए। तो फिर हम तहसील टोपी में गांव है, वहाँ गए तो पता चला कि 49 लोग उस गांव में उसकी डेथ हुई है। तहसील टोपी, गांव दलोरी उसका नाम है, और एक घर में 13 लोगों की डेथ हुई है, और उसके सोशल मीडिया पे कोई जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। और मंगोरा में मार्केट का है कि बेंगोरा की पूरी मार्केट डूब गई, लेकिन उसके आसपास जो गांव है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई। तो हमने केपी में शुरू में इन 2 इलाकों को फोकस किया। शांगला में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हम यासीन वैली में गए थे, और गिलगित से हमें, इस्लामाबाद से नहीं, गिलगित से हमें यासीन वैली तक पहुंचने में 3 दिन लगे थे। ये एक ऐसा गांव है कि जो शेफर्ड्स ने जो कॉल करके बताया था, जो बचाया था पूरा जी जी जी, उससे भी आगे एक और गांव। अच्छा। अब वो गांव लाइमलाइट में, उससे आगे के गांव नहीं आ सके। तो वहाँ वीडियो मेरे पास मौजूद है कि वो लोग इस तरह उनकी आंखों में आंसू थे, और वो कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं था कि पाकिस्तान से इतनी दूर से, मतलब आपके इलाकों में ऑलरेडी इतनी तबाही हो चुकी है, आप हमारी मदद के लिए यहाँ तक आए। तो कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, अपील की अपने फॉलोअर्स से, और काफ़ी अच्छा उन्होंने फंड्स दिए, किसी ने ज़कात, खैरात, सदकात की मद में। तो पूरी कोशिश है कि पर्सनली जाके जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँच जाए। अच्छा, और एक चीज़ हमने देखी हमेशा कि जो आपने जिस तरह कहा ना कि लोगों ने बढ़ चढ़ के मदद की, आगे बढ़े लोग, हमने अपनी कौम का जज्बा हमेशा देखा है। आप कोई भी कुदरती आफत देखें, अब हमारे मुल्क पर, हमारे लोगों पर जब भी कोई मुश्किल आती है, हम सब मुत्तहिद हो जाते हैं, हम सब पाकिस्तानी हो जाते हैं, अपने सारे डिफरेंसेस भुला देते हैं, और हम सब एक होते हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ डोनेट कर रहा होता है, चाहे वो कोई सामान डोनेट कर रहा हो, या फिर आप पैसों की सूरत में कोई डोनेशन कर रहे हो। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है। कई ऐसे लोग थे कि जो वो कह रहे थे कि हमारे पास तो प्लेटफॉर्म नहीं है, हम फंड नहीं इकट्ठा कर सकते, लेकिन वो रजाकार वॉलंटियर्स बन के वो वहाँ इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अफान, जिस तरह आदिल ने बताया कि इलाका, एक गांव ऐसा जहाँ पे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था कि कोई पहुँचेगा वहाँ पर, जिस तरह आप लोग वहाँ पर पहुँचे, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसे और इलाके, और गाँव और देहात, ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप पहुँचे और वहाँ का एक सिर्फ उनको ये तसल्ली ही मिल जाना कोई पहुँच गया यहाँ पर, अगर शेयर करें। जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है। यासीन वैली में एक गांव था दापिस,
वहाँ हम गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप तो गवर्नमेंट के लोगों से पहले आ गए, मतलब इमदाद लेके, और हम प्रॉपर, हमने हमारे कुछ लोग थे वहाँ, हमने कॉन्टैक्ट किए सोशल मीडिया से ही, फिर हमने लिस्टें वगैरह बनाई। इसी तरह सियाचिन में हम गए गाँव में, अच्छा। बिल्कुल आखिरी गाँव है वो, सियाचिन में गए, कुंदस। क्या नाम है? कुंदस, ठीक है। ओके, वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल? वहाँ भी ऐसे ही है। वहाँ भी जैसे अभी तो ऐसा कोई नाला नहीं है जिसमें पानी नहीं है वहाँ, ठीक है। और लोगों का मसला ये है कि लोगों ने घर भी बिल्कुल साथ साथ बनाए हुए हैं, सही, क्योंकि पानी सैलाब मेरे ख्याल में काफ़ी साल पहले आया था, तो वो लोगों ने समझा शायद पानी ना आया इस तरह से, लेकिन वो दोबारा आया। तो ऐसे ही एक जगह थी कि वहाँ बिल्कुल नाले के साथ घर था, ठीक है। एक खातून की बेटी जो कि 8 साल की थी शायद, वो उसमें चली गई और इवन उसकी बॉडी भी नहीं मिली। तो जब हम उनके घर गए ताज़ियत करने के, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार यही बाहर होगी कहीं मिट्टी में, तो ये तकलीफ थे। बिल्कुल ऐसे ही आप ये देखें ना, एक तो किसी का चले जाना इस दुनिया से, हाँ, और फिर उसकी बॉडी भी ना मिले, हाँ, मिल जाना से बेहतर यही है, लेकिन उन्होंने बोला कि बाहर कहीं होगी, तो वो काफ़ी हर्टिंग था। लेकिन जो आपने कुंदस की बात की, मैं जरूर चाहूँगा अगर आप हमें मजीद इस पर एक्सप्लेन करें। एक तो वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल था, चूँकि ज़ाहिर है ऑलरेडी हम देखते हैं सियाचिन या उन जगहों पे पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, आपका वहाँ पहुँचना इटसेल्फ बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। ऐसे ही है बिल्कुल। हम क्योंकि लोकल ही ट्रैवल कर रहे थे सारा, उन जगहों पे फिर हमें 4x4 गाड़ी की भी ज़रूरत थी, हम गए, ठीक है। हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने हमारी हेल्प की, ठीक है। तो मतलब एक तो राशन पैक हमने वो दिए, ठीक है। 60+ फैमिली को हमने मतलब 100 के करीब हमने कैश भी दिए, ठीक है। और वहाँ एक तो एक हमें जो वो आया कि आटे की कीमत मेरे ख्याल में जब हम दे रहे थे KPK में 1800 थी एक पैक की ना, जो 20 kg होता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो 2600, मतलब ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि फिर हमें सारी चीज़ें वर्किंग करनी पड़ी। फिर हमने वही किया कि जहाँ से हमें अच्छा रेट मिले, और फिर हम वो जो डाला टाइप होता है 4x4 जहाँ वो पहुँच सकें, तो फिर हम उस हिसाब से लिस्ट वाइज हमने काम किया हुआ था, ग्राउंड वर्किंग की हुई थी उस हिसाब से। पर जो मुस्तहिक थे उनको हमने इमदाद दी है। अच्छा आदिल, ऐसे में ये ज़रूर बताइएगा कि चैलेंजेस और क्या क्या आप लोगों ने फेस किए हैं, बिकॉज वी रियली वांट टू नो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो पहुंचना चाहते हैं इन इलाकों में। मैं खुद पर्सनल लोगों को जानती हूँ, वो कहते हैं कि हमें बस रास्ता मिले, हम जाएं और लोगों की मदद करें। क्या इस वक्त, क्योंकि आपने ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी है, क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि अभी वो जाकर मदद करें, या क्या वे आउट होना चाहिए इसका कि वो हेल्प आउट कर सके किसी ना किसी तरीके से, और ऑन ग्राउंड सिचुएशन बेसिकली क्या है? हमें पर्सनली देखें, आपको पता है कि हम ट्रेवलर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में ट्रेवलिंग करते हैं, तो मुझे इतना इशू नहीं है, मतलब गाड़ियाँ चेंज करना। जो ज़्यादा हमें मसला हुआ था वो राशन बहुत ज़्यादा था हमारे पास, तो हमें लिटरली 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी, और वो उठाना खुद काफ़ी भारी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मसला। बिल्कुल ग़ज़र में हमने किया था, वो 3 गाड़ियाँ चेंज करके हम वहाँ पर पहुँचे थे। तो जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, मेरा यही है कि वो पर्सनली जाना चाहते हैं, अगर उसमें वो कंफर्टेबल हैं कि यार मैं पर्सनली जाके लोगों की हेल्प करूं, तो वो खुद चले जाएं, या वो किसी भी इदारे पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वो ट्रस्ट करते हैं, तो उन्हें दे भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो ग़ज़र में पूरी खेमा बस्ती कायम हो चुकी है, सारे लोग टेंट्स में आ चुके हैं। क्या चीज़ है जो कि आपको लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में आप गए, हम देखते हैं कि फ़ौरन से राशन तो लोग देखें भेज रहे होते हैं, राशन पैक्स बन रहे होते हैं, जा रहा होता है। कोई ऐसी चीज़, वो दवाई भी हो सकती है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, जो अगर आपको लगता है जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जो हमें ज़्यादा भेजनी चाहिए इस वक्त ऐसे तमाम इलाकों में, आफतज़दा इलाकों में? सैनिटरी सैनिटरी जो पैकेजेस होते हैं, बैग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग वो जो ग़ज़र गांव में हम गए थे, तो वो कह रहे थे कि जो पहली कॉल शेफर्ड्स की आई थी नीचे गांव में, उस बंदे से मिले थे, तो वो कह रहे थे कि रात को, ये बिल्कुल उसे मैं कोट करूँगी, 2:58 पे मुझे कॉल आई है कि ऊपर सैलाब आप गांव की तरफ आ रहे, भागो। और 11 मिनट बाद हमारे गांव में पानी पहुंच चुका था। जो विजुअल हमारे पास सुबह की आई है, वो पूरी रात आता रहा पानी। तो वो कह रहा था कि मतलब वो हम शूज़ भी नहीं पहने, बस बच्चों को उठाए और भाग गए ना, तो लोगों का सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उससे ज़्यादा ज़रूरत ये, जिस तरह मैंने बताया, वुमेन सैनिटरी बैग्स हो गए, और वॉशरूम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी नॉर्थ का विंटर आ रहा है, बल्कि अभी सितंबर में इतनी ज़्यादा ठंड थी, ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उन इलाकों में। तो वहाँ अभी ऑब्वियसली हम विंटर रिलीफ के भी पैकेजेस अभी नेक्स्ट वीक हम लेके जाने वाले हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें स्लीपिंग बैग्स हो सकते हैं, इसमें कंबल, रज़ाइयाँ, जैकेट्स, गर्म कपड़े, जी हम जैकेट्स लेके जा रहे हैं। मैंने 2022 में चित्राल में किया था, जैकेट्स हम लेके गए थे, वुलन कैप्स लेकर गए थे, ग्लव्स और विंटर सॉक्स, शूज़,
ये चीज़ें हमारे पैकेज में जितने होंगी। हाँ वो पैकेज पूरा बने और लोग भी ज़्यादा आगे बढ़ के डोनेट करो। मैं ये भी कहूँगी कि कैश से ज़्यादा बेहतर ये भी होता है कि आप खुद से अच्छे नीट एंड क्लीन पैकेजेस बना के, क्योंकि अगले का टाइम भी बच जाता है इससे कि आप जाके खरीद से, और उसके बाद हर कोई अगर अपने तरीके से पैकेज बनाए तो आपका वक्त भी इतना नहीं लगता और दूसरे के लिए भी आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ऐसे में आदिल सिचुएशन तो हमारे सामने है और इतना प्रोलॉन्ग मॉनसून तो हमने देखा भी नहीं, अर्ली भी शुरू हुआ और अभी तक इसके स्पेल्स ये असरात हम देख रहे हैं कितने ज्यादा हैं, पानी नहीं उतरा इतने सारे इलाकों से। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम इतना प्रोलॉन्ग एक डिजास्टर देख रहे हैं। ऐसे में अब विंटर भी आ रहा है, विंटर टूरिज्म, ये इस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस कितनी ज्यादा इससे मुतासिर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी इकोनॉमी विंटर टूरिज्म पे और डिपेंडेंट ये देखें ना पूरा समर जो उनका टूरिज्म से जुड़ा था वो डिस्टर्ब हुआ सारा, बिल्कुल खत्म हो गया। हम अभी गिलगित बल्तिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान की टूरिज्म का कैपिटल है, तो वहाँ बिल्कुल डेड, खाली है, कोई भी नहीं हो कर दूं मैं, लिटरली कोई भी नहीं। आपको मतलब वो शॉपकीपर्स जो अपनी शॉप्स बंद करके चले गए हैं, उन्हें पता है कि कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, खासकर जो बाबूसर वाला वाक़या हुआ, जो बाबूसर से नीचे उतर गया थक में जो सैलाब आया था, काफ़ी टूरिस्ट उसमें बेचारे शहीद हो गए थे। तो उन वीडियोस के बाद जो हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। तो समर आपका तो बिल्कुल इफेक्ट हो चुका है, ऑटम भी हम खुद भी अपील करें कि एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, लेकिन कोई नहीं जा रहा, लोग डरे हुए वीडियोस वगैरह देखे बहुत ज़्यादा डर गए। लेकिन क्या वाकई एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल? वहाँ तो ऑब्वियसली भी तो एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, रोड्स ओपन हो चुके हैं बिल्कुल। अभी तक वो जो है रास्ता वो क्लियर कर रहे हैं, मतलब इजीली आप जा सकते हैं। मौसम भी अभी इस तरह की बारिशें नहीं हो रही, लेकिन लोग डरे हुए, ऑब्वियसली वो जो समर सीजन होते हैं, लोगों की स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। प्लस इसमें एक फैक्टर और भी है कि देखें, चूंकि टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट भी हम देख रहे हैं जो तबाही है पंजाब में भी, सिंध में भी, तो जाहिर है जनरली घूमना फिरना वो जरा मुतासिर ही हो गया है। जी बिल्कुल, उस तरह जाने लेकिन वी रियली विश के चीजें नॉर्मलाइज हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफान, आपको क्या लगता है किस तरीके से लोगों को अब हम एक डर उनके अंदर से निकाल सकते हैं जब चीजें जाहिर है ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगी एनडीएमए की तरफ से भी कि अलर्ट्स नहीं है इस तरीके के, सब नॉर्मलाइज हो चुका है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से किस कैपेसिटी में काम हो सकता है? देखें, ये टीम्स को काम करना चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स का काम है, ठीक है, और एनजीओज जो काम कर रही हैं प्रॉपर, तो उनको चाहिए पहले तो ये जो पानी के करीब कम्युनिटी एक बस्ती है, ठीक है, और ये ख़त्म हुई है, लोगों को बताना चाहिए कि यार आप किसी एक साइड एरिया पे जाएं, दोबारा जब आप वहाँ पे ऐसी वीडियोस डालें, फिर प्रॉपर लोगों को बताएं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान का आपको पता है फ्रूट सबसे फेमस है, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है, इस दफ़ा सबके वो भी तबाह हुए, सियालकोट में, इसी तरह पंजाब में फसलें तबाह हुई हैं, तो लोगों के लिए यही रोज़गार था एक किस्म का, ठीक है, अभी वही नहीं रहा तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो